जैसे 4 साल बच्चे ने ड्रॉप किया तो कोचिंग्स में जाके वो बच्चा फिर से एडमिशन लेता है। हमारा बच्चा जब स्कूल में सेम चीज़ पढ़ रहा है, 11th-12th उसने स्कूल में पढ़ी हुई है, तो वो कोचिंग या ट्यूशन क्यों ले? इट मीन्स NCERT बुक सफिशिएंट नहीं है कि अगर हमने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं और अगर हमने तुम्हें एक अच्छी कोचिंग में डाला हुआ है तो ये होना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। मेरे लिए अचानक से हो गया कि मैथ्स में पैसे और जॉब्स दोनों ही कम है, अपॉर्चुनिटीज ही कम है, केमिस्ट्री भी आ जा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कभी आई नेवर लुक फॉरवर्ड टू द एक्चुअली ऑनलाइन में ना लोग अभी भी प्रेजेंटर ढूंढ रहे होते हैं ना कि टीचर्स। ये थोड़ा सा हम गलत लेके चल रहे हैं ऑनलाइन को। हर एक सब्जेक्ट में कुछ तो ग्रे चैप्टर्स होते हैं जो टीचर्स को भी नहीं पसंद होते, जो बच्चों को भी नहीं पसंद होते। कई बार तो ऐसे भी होता है अगर बच्चा 720 में से अगर वो 710 भी लेकर आया है तो भी पेरेंट्स उसमें वो हो जाते हैं कि नहीं ये 720 क्यों नहीं लेकर आया। आपको बेस्ट एजुकेटर होना चाहिए या फिर बेस्ट एंटरटेनर होना चाहिए। कंपैरिजंस क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है अगर उन्हें डॉक्टर बनना है? आप बच्चों को कैसे बताओगे कि नीट के लिए जो केमिस्ट्री का ट्रिकी पार्ट होता है जिसमें वो हाई स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, वो कौन सा हो सकता है? पड़ोस का कुत्ता होमवर्क खा गया। एग्जाम में गलत सब्जेक्ट पढ़कर चला गया, ये तो आई थिंक बहुत बच्चे बोलते हैं। ये ट्रुथ हो सकता है क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे गाँवों में स्पेशली लाइफ में ही है। अब हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो है क्लासरूम का बॉलीवुड। बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। बैक वेंचर होते या फर्स्ट वेंचर? अभी तो आप देख लोगे स्किल सेट ज़्यादा मैटर करता है डिग्री से। देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। ना पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को क्या बनाना है, ना बच्चे को पता है कि उसे क्या बनना है। मुझे लगता है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम बुक्स तो बहुत अवेलेबल हैं, बट हमारे पास पेरेंट हैंडबुक की बहुत कमी है। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो जाते हैं तब उल्लुओं की तरह कुछ लोग पढ़ाई करते रहते हैं, और वो है हमारे नीट के, जेई के या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे। और इन्हीं की तैयारी को इजी करने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ख़ास मेहमान को। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नीट के केमिस्ट्री एक्सपर्ट शिखा बंसल मैम से। इन्होंने ना कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खूब पढ़ाया है बच्चों को। अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने अपनी जर्नी जो है पढ़ाने की वो स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स से, बट देन फाइनली इन्होंने केमिस्ट्री को एज अ पैशन जो है उसमें स्विच कर लिया। तो अब ये केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और इनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत प्यार मिलता है बच्चों से। इन्होंने ना सिर्फ बच्चों को गाइड किया है, उनकी एक अच्छी मेंटर रही हैं, बल्कि इन्होंने जो ट्रेनी फैकल्टीज़ होती हैं उनको भी ट्रेन किया है कि एक अच्छी फैकल्टी जो है वो कैसे बना जा सकता है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम सीधा शिखा बंसल मैम से स्टार्ट करते हैं। शिखा बंसल मैम, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है टॉकिंग ऑल्स पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो मैम, आपको यहाँ पर देख के सबसे पहले तो बच्चों के मन में एक सवाल होगा और वो मेरे मन में भी है। वो ये है कि ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं। तो आप बताइए, क्या ये सच में टफ़ होते हैं या फिर इंटरेस्टिंग होते हैं, या फिर ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो प्रेशर है इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? प्रेशर की बात जैसे आपने की, प्रेशर तो एक मेरे ऊपर भी आ गया आपके सवाल का कि हाँ सच में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फॉर द पास्ट 10 years, तो मैंने ये बहुत रियलाइज़ किया है। लाइक बच्चे मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस लेके आते हैं और आजकल वो क्वेश्चंस एकेडमिक से ज़्यादा उनकी लाइफ जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा होता है।
तो सच में एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। अभी मेरे पास भी प्रेशर है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करूं। सो ये एक लाइफ का एक ऐसा फेज है जहाँ पे स्टूडेंट को एक साथ बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती है। लाइक एक वो एज में स्टूडेंट होता है, मेजरली हमारे पास जो बच्चे आ रहे होते हैं 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं, तो ऑलरेडी वो अपने इमोशनल हार्मोनल चेंजेस से डील कर रहे होते हैं, प्लस एक प्रेशर रहता है उनके पास स्टडीज का, प्लस एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है उनके पास एक्सपेक्टेशंस का। किसकी एक्सपेक्टेशंस? पेरेंट्स की और सोसाइटी की, क्योंकि उन्हें पता है कि एक साल बाद रिलेटिव्स और नेबर्स उनके घर पर आ जाएंगे और सबसे पहले क्या पूछेंगे, रिजल्ट क्या है आपकी तैयारी का। सो या दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर अ स्टूडेंट एंड आई विल ट्राई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ थ्रू दिस पॉडकास्ट, कि मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स और जो भी जितना भी नॉलेज मेरे पास है, बहुत ज्यादा नहीं है बट जितना भी लिटिल नॉलेज व्हाट आई एम हैविंग आई कैन शेयर इट विद यू सो दैट यू कैन यूज इट इन योर जर्नी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीट एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या। तो नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है, और इसमें लाखों बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को देने के लिए अपीयर होते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, मतलब इतना टफ़ होता है कि जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनकी बड़ी से बड़ी तैयारियां जो होती हैं उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये सच में बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए किस एक्सपर्ट की बात सुननी है, आपको पता होना चाहिए किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अदरवाइज़ आप भटक जाओगे नीट की तैयारी में। तो आगे बढ़ते हैं अब हम और अपने सवाल जो है मैम से पूछते हैं। तो मैम, जैसे कि अभी आपको देख के बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, और स्पेशली बच्चे जो हैं केमिस्ट्री से दूर भी भागते हैं। एक केमिस्ट्री है, एक फिज़िक्स है, वो बात हम बाद में करेंगे फिज़िक्स की, पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो आप एक्चुअल में बताइए कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या फिर टफ सब्जेक्ट है? ओके, सो केमिस्ट्री से आप दूर इसलिए भागते हो क्योंकि आप केमिस्ट्री के साथ अपनी केमिस्ट्री नहीं बनाते। आप अपनी केमिस्ट्री बना लेते हो सबसे पहले बायोलॉजी के साथ, और सबसे ज्यादा जो आप हेट करना स्टार्ट कर देते हो दैट इज योर मैथ्स, कि भाई हमने तो 11th क्लास में बायो ले लिया है, मैथ्स अब हम नहीं करेंगे। बट आप मैथ्स का पीछा छोड़ सकते हो, बट मैथ्स आपका पीछा छोड़ते नहीं है, और इसी वजह से आपने जो 2 सब्जेक्ट मेंशन किए स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो डिफिकल्ट नहीं है। वो डिफिकल्ट किस वजह से हो जाते हैं? ड्यू टू द मैथ्स, क्योंकि बच्चे जो हैं उससे वैसे ही मेंटल एक उसमें फियर में रहते हैं, स्पेशली नीट के बच्चे। अगर हम नीट के बच्चों की बात करेंगे तो नीट के बच्चे 11th में उनका बायोलॉजी लेने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि उन्हें बायो में इंटरेस्ट है। लाइक मैंने बहुत बच्चों से बात की है। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको कट करूँ, एक एग्जाम्पल, मैं भी बैठी हुई हूँ, तो मैं भी बहुत डरती थी फिजिक्स केमिस्ट्री से, और मैंने सिंपली बायोलॉजी ले लिया था। तो बच्चों का बायो लेने का रीजन ये होता ही नहीं है। 90% मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर taking biology in the 11th class because they are not comfortable with the mathematics. तो वो मैथ्स से भागने के लिए बायो लेता है, दिस इज द रियलिटी। बट मैथ्स नहीं भागती है उनसे दूर, तो फिजिक्स में मैथ्स है। केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। तो बच्चे स्टार्टिंग की केमिस्ट्री, लाइक 1/3 ऑफ द केमिस्ट्री इज अबाउट मैथ्स। सो इट्स लाइक कि केमिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाना उनके हाथ में होता है। डर के तो वो सही से बनेगा नहीं। हाँ। तो इसलिए बेटर है कि उस बैटल में चले जाओ और उसको अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। तो लाइक जब ओरिएंटेशन सेशन लेती हूँ मैं अपना, पहले कभी भी पहला सेशन, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैथ्स से नहीं डरना है और मैथ्स से भागना भी नहीं है, वरना केमिस्ट्री फिजिक्स आपसे दूर भागेगी। तो उसके बाद रही बात केमिस्ट्री की, तो देखो एक यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि मेरा भी वीकेस्ट सब्जेक्ट 12th क्लास में केमिस्ट्री ही था। मेरा सबसे बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में लोएस्ट स्कोर वाज केमिस्ट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी मैंने केमिस्ट्री बहुत पढ़ लिया है, तो नाउ आई फील कि काफी इजी सब्जेक्ट है, और मेरा स्कोर इसलिए कम था क्योंकि मैं सिर्फ डर रहे थे इस सब्जेक्ट से। तो जब आप एक डर छोड़ देते हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इंटरेस्टिंग, बोरिंग हम खुद बनाते हैं। अगर हम उस सब्जेक्ट से दूर भागेंगे वो हमें बोरिंग लगता रहेगा। अगर हम उस सब्जेक्ट के साथ लाइक प्ले अलोंग करने लगेंगे, हम समझने लगेंगे, हम कोशिश करने लगेंगे, एक बार क्वेश्चन नहीं हो रहा है हम 2 बार करेंगे, हम 3 एफर्ट्स मारेंगे,
मतलब आपको फाइट करते रहना है, तो सब्जेक्ट अपने आप आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ओके तो मैम आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि आपको भी बचपन में डर लगता था केमिस्ट्री से। तो अभी उसी बात पे आ जाते हैं कि आप हर स्टोरी के पीछे एक कहानी होती है, तो आप भी अपनी ये स्टोरी बताओ कि कैसे आप केमिस्ट्री से डरते थे, क्या आपकी लाइफ जर्नी रही है और कैसे आप अब एकदम से एक्सपर्ट बन गए हो केमिस्ट्री के लिए। ओके सो जैसे मैंने बोला कि बोर्ड्स में मेरे सबसे मिनिमम स्कोर केमिस्ट्री में था, दैट वाज 84 नंबर, जो मुझे याद है अभी 100 में से, मतलब मैथ्स और फिजिक्स इससे ज़्यादा था, मेरे पास पीसीएम सब्जेक्ट था, तो ये मेरा मिनिमम। तो आपने मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत एक कॉम्पिटिटिव जो था खुद को, मतलब एक कंपटीशन दे दिया। हाँ। कि ये मैं करके रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने मैथ्स पढ़ाना चालू किया, फिर सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड कि अरे मैथ्स में ना नौकरी और पैसे दोनों कम मिलते हैं, तो तुम ना सब्जेक्ट स्विच कर लो, केमिस्ट्री पे आ जाओ। तो शुरू में तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि सब्जेक्ट स्विच कर लो, केमिस्ट्री पे आ जाओ। सब्जेक्ट लाइक आपको पूरा 11th 12th पढ़ना है और फिर उसको पढ़ाना है। मैंने पूरा मैथ्स प्रिपेयर किया, मैंने मैथ्स पढ़ाना चालू कर दिया और मेरे लिए अचानक से हो गया कि मैथ्स में पैसे और जॉब्स दोनों ही कम है, अपॉर्चुनिटीज ही कम है, केमिस्ट्री पे आ जाओ। तो ये आपने आई मीन कब किया था? ये ईयर है 2016 जब मैंने पढ़ाना चालू किया। तो 2016 में आप ऑलरेडी मैथ्स पढ़ा रही थी। yes. तो हर लाइफ जर्नी जो होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होती है। तो मैम क्या आप शेयर करना चाहोगे अपनी स्टोरी हमारे दर्शकों के साथ? तो आप हमें बताइए कि आपकी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके सो मेरा बर्थ प्लेस मेरठ है, दैट इज़ इन यूपी, और 8th तक की स्कूलिंग मैंने वहाँ से की। देन वी शिफ्टेड टू आगरा। ओके तो मेरा 10th 12th मैंने आगरा से किया। उसके बाद कॉलेज के लिए आई वेंट टू कानपुर। ओके तो आप अपने हमें अपनी स्कूलिंग तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर ही दी। आप कॉलेज की थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताइए कि वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट कैसा था। जैसे कि हमें जानना चाहते हैं एक्चुअली आपका केमिस्ट्री जो है वो कैसे पैशन बना, तो वो आई थिंक स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी। ओके सो कॉलेज से भी पहले से ये थोड़ा सा चालू हो जाती कहानी कि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैंने प्रिपेयर किया IIT JEE के लिए। उस टाइम पे IIT JEE अलग होता था, जो अभी एडवांस हो गया है, JEE एडवांस जिसे आजकल बोलते हैं। देन एक एग्जाम होता था AIEEE जिसे अभी JEE मेंस कर दिया गया है। और स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अलग होते थे। तो यूपी स्टेट का, मेरे स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था UPC। तो UPC के थ्रू मैंने कॉलेज में एंट्री लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया। तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम HPTI कानपुर, तो यूपी का टॉप कॉलेज है ये इंजीनियरिंग का। एंड कॉलेज में होता क्या है ना कि कॉलेज में हमें मिलता है बहुत ज़्यादा नेटवर्क एंड एक्सपोजर। मैं अभी भी बच्चों को ये हमेशा समझाती हूँ कि कॉलेज आप डिग्री इज अ वन थिंग जो आपको ऑब्वियसली मिलने वाली है, आप कॉलेज जा रहे हो तो, बट व्हाट यू गेट इन अ गुड कॉलेज, यू गेट द एक्सपोजर। आपको लाइक सारे क्लब्स हैं वहाँ पर, आप पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, आपको बहुत नेटवर्किंग मिल रही है। और वो कॉलेज की जो नेटवर्किंग होती है वो आपके लिए साथ हमेशा रहती है, लाइफ टाइम रहती है। सीनियर्स, जूनियर्स, एलुमनाई, अगर आपका कॉलेज बहुत पुराना है तो आपको बहुत पुराने एलुमनाई मिलेंगे। लाइक मेरा कॉलेज 100 साल से ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग है कॉलेज के थ्रू जो है। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। केमिस्ट्री तो मेरा इनिशियली तो पैशन नहीं था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने स्टार्ट तो मैथ्स से ही किया था, मुझे मैथ्स ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बट देन धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और ये रियलाइज़ किया कि जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी ना तो मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को और सिंपल कैसे समझा सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो मैंने भी फेस किया था केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, एट लीस्ट वो पॉइंट्स अगर बच्चे ना फेस कर पाए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब मैं कोई कॉन्सेप्ट लाइक ईजी करने के लिए और सिंपल करने के लिए व्हेन आई प्रिपेयर, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि अरे मेरे को ऐसे समझाया गया था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैं और कैसे इसे ईजी बनाऊँ कि बच्चों को अब समझ में आ जाए। लाइक आई ट्राई टू फिगर आउट डिफरेंट वेज कि अब मैं इसको और किस तरह से, कोई स्टोरी, कोई एनालॉजी किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मुझे इस टाइम पे स्ट्रगल हो रहा था समझने में, स्टूडेंट्स को वो स्ट्रगल ना हो। तो बेसिकली क्योंकि आप स्टार्टिंग में क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे थे तो उससे आपको काफी हेल्प हुई केमिस्ट्री को समझने के लिए,
ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं बहुत, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते भी होंगे कि मैं क्लास में बहुत बार ये बोल देती हूँ कि मैथमेटिकली अगर मैंने प्रूव कर दिया, कोई भी चीज हमने प्रूव कर दी तो इट इज प्रूवन। मेरे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैं मैथमेटिकली ही प्रूव करके बच्चों को पढ़ाती हूँ, ना कि थियोरेटिकली। तो मैथ्स अगर आप जानते हो ना, मैथ्स आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, इवन इन बायोलॉजी। इवन इन बायोलॉजी में मैंने बच्चों को बताया कि ऐसा नहीं कि आपने बायोलॉजी ले ली तो आप मैथ्स वहां पे नहीं है, मतलब इतनी सारी जगह आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी बायोलॉजी में भी। तो और मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती है ये भी डायलॉग मेरा क्लास में बहुत फ्रीक्वेंट डायलॉग है कि मैथ्स झूठ नहीं कहता है, मैथ्स से प्रूवन तो प्रूवन। मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि एक होता है रट्टा मारना और एक होता है रियल कॉन्सेप्ट को समझना। तो अगर आप मैथ से किसी चीज को प्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब वो रियल कॉन्सेप्ट है, वो रट्टा नहीं है, आप उसे समझ रहे हो। मैथ्स बेसिकली हमें क्या सिखाता है? मैथ्स हम सोचते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, एक्चुअल में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो जब हम अपने लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। तो मैथ्स शुरू से हमें वो अप्रोच समझाता है कि अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें किस अप्रोच से उसे सॉल्व करना है। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम x + y = 7 सॉल्व कर रहे हैं, इट्स जस्ट कि लाइफ में आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे अप्रोच करना है, मैथमेटिक्स वो अप्रोच डेवलप कराता है इन ऑल दी स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, स्पेशली बायो वाले बच्चों को। तो ये मेरा मैसेज है बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ्स से नहीं भागना है, मैथ्स आपको करना है, करके ही छोड़ना है उसे। यस, ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की एक्चुअल में कोचिंग ली थी, तैयारी की थी, तो आपने मतलब नीट की नहीं ली थी एक्चुअल में? नहीं, मैंने नीट की कोचिंग नहीं ली थी। मैं पीसीएम मेरे कोर सब्जेक्ट से, बायोलॉजी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मुझे बायोलॉजी का बी भी नहीं आता है। तो आपने काइंड ऑफ बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो था अपने लिए क्रिएट कर लिया था, क्योंकि लड़कियां मोस्टली मैथ्स, फिजिक्स और स्पेशली इंजीनियरिंग करना तो उनके लिए एक तरह से, मतलब हर कोई जानता है, बहुत मुश्किल रहता है। हाँ, रेशियो कम होता है कॉलेज में, बहुत कम होता है रेशियो, लाइक 1:10 का रेशियो है, 10 बॉयज 1 गर्ल। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अभी बढ़ गया होगा, अभी में भी 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, तो अभी बढ़ गया होगा। बट उस टाइम पे लाइक अगर 60 की क्लास है तो 60 की क्लास में हार्डली 5 to 6 गर्ल्स रहेंगे। तो आप मतलब अगर हम बात करें, आप स्कूलिंग या कॉलेज के टाइम पे कैसे थी? मतलब बहुत पढ़ाकू टाइप के थे या मजे करने वाले दादा टाइप के थे? मतलब कैसे थे, मतलब नेचर वाइज कैसे थे? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू बच्चों में तो कभी भी नहीं थी और दादा टाइप भी नहीं थे। बट हाँ, आई वॉज नॉट द लीडर, क्लास में नेता नहीं थे मैं। बट हाँ, जो भी सब हो रहा होता था उसमें एकदम सपोर्टिंग एक्टर की तरह मेरा रोल हमेशा रहता था। अच्छा, मास बंक करना है, ठीक है, आई मीन फुल सपोर्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई अपोजिशन चल रहा है तो जितनी भी एक्टिविटीज चल रही होंगी कि ठीक है बंक करना है, अभी हम ये कुछ प्रैंक प्लान कर रहे हैं। लाइक एक प्रैंक मैं आपको शेयर करती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो कॉलेज के फाइनल ईयर की बात है, अब वाइवा होना था कॉलेज के फाइनल ईयर में, फाइनल प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। तो वाइवा के लिए यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, और जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो इंडस्ट्री से कुछ लोग आते हैं, वो आपका वाइवा लेते हैं। तो जो एग्जामिनर आ रहे थे हम मेरे बैच का वाइवा लेने, तो उनका फ्लाइट डिले हुआ तो वो थोड़े लेट पहुंचे। तो सुबह से वाइवा था, तो ही रीच्ड अराउंड 2 PM समथिंग। तो उन्होंने बोला कि अब एक काम करेंगे, हम 10-10 के ग्रुप में वाइवा लेंगे। तो 10-10 के ग्रुप में जब उन्होंने वाइवा के लिए बुलाया तो हम 10 लोग, जो मेरा वाला ग्रुप था, हमने पहले एक प्लानिंग कर लिया था कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, ना हाँ ना कुछ नहीं। सबको एकदम वाइवा के टाइम पे स्टैच्यू बन के बैठ जाना है एग्जामिनर के सामने, ऑल द 10 स्टूडेंट्स। और जो इसको ब्रेक करेगा उसे बाद में सबको पार्टी देनी पड़ेगी। तो आप इसे कह सकते हो कि शरारती भी कह सकते हो आप थोड़ा, ठीक है, मतलब कॉलेज के डेज ऐसे ही होते हैं, यू एंजॉय इट। हाँ, मतलब अगर क्लास अगर लेफ्ट साइड चल रही है तो आप उनके साथ मतलब सपोर्ट कर रहे yes, yes. ऐसा नहीं था तो कि कॉलेज के दिन की मस्ती तो बहुत मस्ती होती है। तो वो पूरा वाइवा हुआ, 10 में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, एग्जामिनर थोड़ा अपना पेशेंस लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले सवाल पूछा नो आंसर, सवाल पूछा नो आंसर, सवाल पूछा नो आंसर। और इनफैक्ट अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ना कुछ तो बोलो, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैंक किया था, मतलब हम लोगों की बेट लग चुकी थी ऑलरेडी। तो हाँ, मस्ती वाले भी थे दिन और पढ़ाई भी। आपने जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी की थी, तो मतलब क्या रीजंस थे कि आपने उसे कंटिन्यू नहीं किया? इंजीनियरिंग मुझे लगता है कि, और ये बच्चों के लिए मैं बोलना भी चाहूंगी कि हमें स्टार्टिंग में करियर ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या बनने वाले हैं, लाइफ से क्या चाह रहे हैं। हम
भीड़ की तरफ जा रहे होते हैं एक्चुअली, कि ठीक है मेरे क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से साइंस सेक्शन में 90 स्टूडेंट्स हैं और वो लोग इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हैं, हम भी दे देते हैं। ये तब भी सिचुएशन थी, आज भी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में बहुत काम होना चाहिए कि स्टार्टिंग से बच्चे को काउंसलिंग मिलते रहने चाहिए कि ये करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आगे जाके अगर आप ये करियर परस्यू करते हो तो आपका जर्नी इस तरह से रहने वाला होता है। ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है एक्चुअल में। इंडिया में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या करना है उन्हें इसके बाद। अगर वो डॉक्टर बन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एक स्टेटस है, ग्लोरीफाई किया हुआ है हमने कुछ करियर्स को, पर्टिकुलरली इन इंडिया। और अगर मैं नॉर्थ रीजन की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो हमने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ट्रेंड सा बन जाता है। अगर हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो जनरेशंस भी डॉक्टर ही बनेंगे या फिर इंजीनियर होने चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें एक्चुअल में कई बार पैशन चेंज भी हो जाता है क्योंकि इवोल्यूशन तो हो ही रहा है मैनकाइंड का। तो आई थिंक ये पैशंस जो हैं इस पे नजर रखनी चाहिए। मुझे वही लगता है कि एक्चुअली पता ही नहीं होता हमें 12th तक, हम सिर्फ भीड़ की तरफ जा रहे होते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाला चल रहा होता है, हमारा पूरा सिस्टम ही वही चल रहा होता है। यस। सो मैम अब आप ये बताइए कि आप फाइनली मतलब आप कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे आपने ज्वाइन किया? मतलब क्या आपका मजबूरी थी? मजबूरी तो नहीं, एक्सीडेंटली कह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी? गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कभी आई नेवर लुक्ड फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट जॉब। मुझे बचपन से एक चीज पता थी कि मुझे क्या नहीं करना है, उसमें सिर्फ एक ही चीज पता थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब को ना हमेशा उस तरह से इमेजिन किया था। लाइक मेरे एनकाउंटर गवर्नमेंट जॉब में कैसे हुए कि आरटीओ ऑफिस में मुझे लाइसेंस बनाने जाना पड़ा तो मुझे लगा ओ ये गवर्नमेंट जॉब होती है, या एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाने जाना पड़ा तो मुझे लगा ये होती है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की जो पिक्चर्स थी मेरे माइंड में, लाइक मेरी फैमिली में कोई आईएएस आईपीएस नहीं था उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट जॉब की पिक्चर्स मेरे माइंड में ये थी। तो मुझे ये पता था कि ये तो नहीं करना मुझे। गवर्नमेंट जॉब की जो लाइफ होती है थोड़ी स्लो चलती है। आई थिंक आपको वो मतलब मुझे लगता था कि क्या बेकार सी बिल्डिंग्स में बैठ के ये लोग का क्लिक करते क्या है दिन भर ये पेजेस उठाकर, तो मुझे वो तो बिल्कुल क्लिक नहीं करता था, वो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। ओके, तो फिर आप कोचिंग इंडस्ट्री में मतलब अपनी चॉइस से आए? यस, कोचिंग्स में आना एक्सीडेंटली था बिगनिंग में, बट उसके बाद यू कैन से रोजा मजा यू कैन से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने मैथ्स ही पढ़ाया था या फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट किया? मैंने मैथ्स पढ़ाया था बट बहुत छोटे से टाइम के लिए, हार्डली फॉर 2-3 months। तो आपको मतलब प्रॉब्लम्स भी हुई थी क्योंकि मैथ्स टू केमिस्ट्री स्विच करना, कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट थिंग है कि ठीक है मैथ्स आपको लगाना है वहां पे, बट केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद भी करनी पड़ती हैं। लाइक अगर मैं एक पेन पॉइंट बच्चों को बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चे उससे डरते हैं, इवन पेरेंट्स भी डरते हैं। तो मतलब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि कैसे टैकल करोगे इसको? हाँ, मतलब याद करने वाली चीजों पे तो अभी भी मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं याद होती हैं। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिकल है तो मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाते हैं, जल्दी, बहुत लॉन्गर पीरियड तक मुझे वो याद रहेंगे। बट जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है केमिस्ट्री में, लाइक एक्सेप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे ट्रेंड है कि ऑर्डर है कि पीरियोडिक टेबल में ये ऑर्डर कैसे मूव कर रहा है, तो उन चीजों में ना अभी भी मैं स्ट्रगल कर जाती हूँ काफी बार, क्योंकि वो टोटली याद करने वाली है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने भी बोला, पेरेंट्स का भी कंसर्न है, बच्चे का भी कंसर्न है, कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है कि हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, डेटा निकल के आया है कि इसका साइज इतना है, इसका साइज इससे बड़ा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे छोटी है, तो वो ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कहानियां उसके लिए बना रहे हैं। काफी बार मैं क्लास में ऐसे बोलती हूँ कि हमें इसके लिए कहानी देनी है। तो अब बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो फुल्ली डेटा बेस्ड है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये आया है तो डेटा बेस्ड ट्रेंड्स है। तो व्हाट आई डू, क्योंकि मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है, मैं ऐसी चीजें, हम यूजुअली हमें ये याद रहता है कि हमें क्या याद नहीं रहने वाला है, हमें ये पता होता है, तो आई राइट इट समवेयर, और या तो मैं कहीं पे पेस्ट कर लूंगे, और बिल्कुल मेरे फाइनल एग्जाम में जाते जाते मुझे पता है मुझे लास्ट वाले डेज पे ये पढ़ के जाना है, बिल्कुल आखिरी डे पे मुझे ये नोट्स, मेरे छोटे छोटे चीट नोट्स रहेंगे जो उन्हीं ट्रेंड्स के हैं जो मैं सबसे ज्यादा भूलती हूँ। तो मैं बच्चे को भी यही बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट अपने जो उनके बच्चे, क्योंकि कोचिंग आते हैं तो उनके बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, ये सब, कि आप ये सब पढ़ के लास्ट में बिल्कुल जाइए, जो आपको पता है आप भूलोगे।
अच्छा, काफी बच्चे बायोलॉजी में ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला भूलते हैं, उन्हें याद करने वाली चीजें रट्टाफिकेशन वाली जल्दी याद होती है, मैथमेटिकल, तो उन बच्चों के लिए ये कि वो लास्ट में फॉर्मूला देखें। तो हर एक स्टूडेंट का एक अलग अप्रोच है। मैंने वही चीट शीट्स की बहुत हेल्प ली, फ्लैश कार्ड कह सकते हो आप उसे, तो वो मुझे हेल्प किया उन्होंने काफी। तो अब आप थोड़ा सा मतलब बताइए कि ऑफलाइन से ऑनलाइन का सफर आपका कैसा रहा? मतलब आप अगर देखा जाए तो आप फेमस वहीं से हुए हो, बच्चे आपको ज्यादा पसंद करना भी ऑनलाइन से ही शुरू किए हैं, तो ऑनलाइन कैसे आप मतलब आए? ओके, सो ऑनलाइन क्योंकि काफी नया है, जब आई थिंक मैंने पढ़ाना चालू किया था तो ऑनलाइन इतना होता भी नहीं था 2016 में, बट मैंने ऑफलाइन बहुत कम पढ़ाया है शुरू में। मैंने 2019 से 3 साल बाद ही ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी तो मुझे इसलिए मिली थी कि शायद शुरू में कैमरा शाय जो लोग नहीं हो, इजिली कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाए। मुझे जो रीजन दिया गया था, आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली क्या है, मुझे जो नॉट द केमिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे एचआर पर्सन जो होते हैं केमिस्ट्री के कंपनी के, उन्होंने बोला था कि आप बोलते अच्छा हो, आप ऑन स्क्रीन अच्छा कर लोगे, बट वो ये मिस कर रही है कि मैम का सब्जेक्ट भी अच्छा है। एक्चुअली ऑनलाइन में ना लोग अभी भी प्रेजेंटर ढूंढ रहे होते हैं ना कि टीचर्स। ये थोड़ा सा हम गलत लेके चल रहे हैं ऑनलाइन को। हालांकि ऑनलाइन एक बहुत अच्छा मीडियम है, अच्छा मीडियम है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बेटर लगने लगा ऑफलाइन क्लासेस से, बिकॉज इट गिव्स यू मोर अप्रोच और मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से सोचूं तो बहुत एक्सेसिबल है, बहुत अफोर्डेबल है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका मुझे पर्टिकुलरली याद है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं जब 2019-20 में पढ़ाते थे, तो वो एक बच्चा था मुंशियारी का। अब मुंशियारी एक इतना रिमोट विलेज है उत्तराखंड में, नियर द चाइना बॉर्डर, और वो मुझसे हमेशा बोलता भी था, आपको भी मुंशियारी आना तो मिलना, हमारे यहाँ कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छी कोचिंग्स नहीं है, तो ऑनलाइन इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। कुछ स्टूडेंट्स थे जो JNK से थे, और JNK में ना उस टाइम 2G चला करता था, वहाँ 3G नहीं आता था, तो वो बच्चे लाइव क्लास भी नहीं कर पाते थे, उनके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये मोड कि ऑनलाइन टीचिंग इज देयर, आपको दूर तक मतलब बच्चे जो है सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जो बच्चे जो Tier 1 सिटीज के नहीं है, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके शहरों में कोचिंग नहीं है और उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोटा चले जाए या फिर वो किसी बड़ी कोचिंग चले जाए या बड़े शहर जाके रहे, तो ऑनलाइन इज ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर, कि आपको इतना बड़ा क्राउड, आपको इतना बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। लाइक मेरी स्टार्टिंग में ही कुछ वीडियोस पे लाइक देयर आर मिलियन व्यूज कि इतने बच्चों ने देखा। शुरू में ऐसा होता भी था कि कभी एक मेरे क्लोज फ्रेंड की शादी थी, तो मैं उस फंक्शन में गए हुए थे, तो उनके पूरे रिलेटिव्स आए हुए थे समवेयर फ्रॉम सम विलेज ऑफ द यूपी, और अचानक से एक बच्चा आके बोलता है, मुझे नहीं बोलता है, मेरे फ्रेंड को बोलता है कि आपकी जो फ्रेंड आई हुई है ना शादी में, ये ना इनसे ना मैं पढ़ा करता था, ये यूट्यूब पे पढ़ाते। तो अभी तक भी मेरे सारे दोस्त, वो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही होते हैं, आप कुछ भी कर लो तो अरे तुम्हें तो बच्चे जानते हैं, तुम्हें तो दूर दूर के बच्चे जानते हैं, वो तो अच्छा लगता है। अच्छा। और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि उनके लिए एक्सेसिबल है, वैल्यू ऐड कर रहे हो ना उसकी लाइफ में, तो डेफिनेटली मतलब उनको भी बताने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज बताता कौन है? यस, मेरे लिए ज्यादा कंसर्न उन्हीं बच्चों के लिए रहता है जिनके पास एक्चुअली रिसोर्सेज नहीं है, जो एक्चुअली कोई सिटी मूव नहीं कर सकते, जो एक्चुअली लाइक क्योंकि कोटा को हब बोला जाता है, वहां नहीं जा सकते। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है कि कोचिंग्स चले हर मोड से, लाइक रिकॉर्डिंग, लाइव लेक्चर्स, इट इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट। और अच्छी बात है, अब ये काफी काइंड ऑफ ट्रेंड में भी है, तो हर कोई मतलब इंडिपेंडेंटली भी पढ़ा सकता है, किसी के साथ ज्वाइन करके भी पढ़ा सकता है, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली, आई आल्सो लाइक इट। ओके, तो आपने भी कभी ऑनलाइन पढ़ा है? यस, मैंने पढ़ा है, बट वो अलग जर्नी है, उसे अलग बताऊंगी मैं। अभी जो हमारा तो आपने देखा कि मैम की लाइफ जर्नी जो है स्ट्रगल भरी रही है, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी एग्जाम्स की तैयारी की, बट किसी रीजन से वो नहीं कर पाए उन एग्जाम्स को आगे कंटिन्यू। तो इससे हमें सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टारगेट लाइफ में लेकर चलो, आप उस
उसका एक बैकअप प्लान भी लेकर चल सकते हो। एक बैकअप प्लान बनाओ, अगर आपकी कैरियर चॉइसेस एक वर्क नहीं कर रही है तो सेकंड की तरफ चलो। लाइफ है तो गो विद द फ्लो, ऐसे होना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैम, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को जानने की, मुझे भी है। आप बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है, या फिर आपको गेम्स किस टाइप की पसंद है? आपने कभी कॉलेज टाइम में या फिर जनरली अभी भी कोई गेम्स वगैरह खेलते हो, या फिर किस टाइप की एक्टिविटीज आपको करना पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हॉबीज चेंज होती है विद टाइम। मैं स्टक नहीं हूँ स्टार्टिंग से। लाइक होता है ना, कुछ लोगों का एक फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड होता है कि हाँ मुझे सिंगिंग पसंद है, हाँ मुझे बैडमिंटन पसंद है। Actually, मेरे फेजेस होते हैं। ये मेरा भी कभी नहीं बनता। तो मेरे फेजेस होते हैं कि एक फेज आता है जब मुझे बैडमिंटन पसंद है। अभी करंटली मुझे स्विमिंग पसंद है, तो अभी करंट मेरी हॉबी, फेवरेट हॉबी स्विमिंग है। हाँ, एक हॉबी है जो मेरी, मुझे लगता है कांस्टेंट चल रही है, दैट इज ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर। ओके। तो आई लाइक टू ट्रैवल। अगर मैं, या तो मैं कंप्लीटली घर पे हूँ, अगर मैं सिटी में हूँ तो आई विल बी लाइंग ऑन माई बेड, या फिर मैं सीधे ट्रैवल मोड में हूँ। दो ही मोड मेरे रहते हैं। Okay. तो इसका मतलब ये है कि आप नई नई चीजें आपको ट्राई करना अच्छा लगता है। हाँ, मैंने वेरी रिसेंटली ये सोचा है कि पिछले 2-3 सालों से कि मुझे हर साल कुछ नया करना है, क्योंकि एक चीज में तो मुझे बोरियत हो जाती है, क्योंकि इससे लाइफ इंटरेस्टिंग भी होती है। हाँ, तो जैसे मैंने लास्ट ईयर के लिए रखा था कि मुझे स्विमिंग करनी है, इस साल के लिए मैंने रखा कि चलो इस साल जिम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग कि किक बॉक्सिंग करेंगे। तो मैंने सोचा एक, मतलब एक मेरी टू डू लिस्ट बनी, बकेट लिस्ट बनी कि हर साल कुछ कुछ नया करेंगे। ओके। मेरा एक सवाल है, आपने जैसे काफी सारे जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनको एज अ मेंटर ट्रेन किया हुआ है, सो एज एन ऑनलाइन एजुकेटर आप जो फ्यूचर के जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं या फिर जो अपीयर होना चाह रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उनको क्या सजेस्ट करोगे कि एज ऑनलाइन एजुकेटर होने के लिए आपको बेस्ट एजुकेटर होना चाहिए या फिर बेस्ट एंटरटेनर होना चाहिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एजुकेटर और एंटरटेनर। ओके, आई थिंक हमें अपना बेसिक पर्पस से नहीं भटकना चाहिए। तो हम अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमें बच्चे को टीच करना फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। हाँ, आई वुड नॉट से एंटरटेनर, बट आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स बच्चों को विजुअलाइज करा सकते हो, या कहीं कहीं पर अ लिटिल ह्यूमर वर्क। बट हमारा क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेनली बच्चे को पढ़ाना है, तो डेफिनेटली कंटेंट मैटर्स, डेफिनेटली द नॉलेज यू आर शेयरिंग विद योर स्टूडेंट्स, दैट मैटर। तो आपको डेफिनेटली एजुकेटर होना चाहिए। मैंने भी बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाया है अपनी जर्नी में, यूट्यूब पे मेरे भी लेक्चर्स हैं, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने कंटेंट से हट के अननेसेसरी बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश की है, और बच्चे लाइक करते हैं उसको। So, आपको कभी ये चीज बॉदर नहीं की कि क्योंकि मैं एंटरटेन नहीं करवा पाती बच्चों को, तो वो मतलब मेरा कंटेंट ज्यादा नहीं देखते हैं, मतलब ऐसा कभी फील हुआ है? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट चाहिए तो मूवीज देखो ना, एंटरटेनमेंट चाहिए तो नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो हाँ, नहीं ऐसा कभी नहीं, और मुझे ऐसे कभी नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं आए अपने वीडियो पे। आई एम फॉर्चुनेट इनफ इन दैट मैटर कि मुझे इस तरह से कभी बच्चों ने लिखा भी नहीं कि मजा नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह की बातें। तो अगर आप क्लैरिटी रखोगे सब्जेक्ट में, और जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उसे फुलफिल करोगे, और लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, जो कि बहुत नेचुरल ह्यूमर है, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं घंटे से बैठ के, तो हम भी एक नेचुरल ह्यूमर बीच में डालते हैं। वही नेचुरल ह्यूमर आपके लेक्चर में भी जाएगा। अननेसेसरी आप जबरदस्ती का एक एंटरटेनमेंट, आपका मतलब फोकस ही है कि पढ़ाने से ज्यादा आप किस बारे में सोच रहे हो कंटिन्यूअसली कैमरा के सामने कि मैं एंटरटेन कैसे करूँ, बस वो नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना पढ़ाना ही है। नेचुरली आपका ह्यूमर, नेचुरली लिटिल बिट ऑफ जोक्स आपके अपने आप आ जाएंगे, एंड दैट इज इनफ। आई थिंक मतलब बेटर है कि आप एंटरटेनर में फोकस करने की जगह आप कंटेंट बेटर एजुकेटर बनिए। ओके, सो आपने जाना मैम की हॉबीज के बारे में, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं मैम, और वो है जिसमें जो बच्चों के कंसर्निंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। आप बच्चों को गाइड कीजिए कि उनको कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है, काइंड ऑफ वैसे क्वेश्चन। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो मैम, जैसे बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है जब वो नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे कि एक सवाल है
अगर बच्चे पर्सपेक्टिव से मैं पूछूं, जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है एक्चुअली में उनको अपना एक कंपेनियन फ्रेंड क्यों नहीं बना पाता है? मुझे लगता है बच्चे, हाँ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है बच्चे केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री नहीं बना पाते हैं। मैंने पहले भी बोला था, तो आई विल रिपीट दिस। तो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगता है 11th-12th में पढ़ते पढ़ते। तो उन्हें लगता है कि हमें एमबीबीएस में जाके तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, तो हम ज्यादा फोकस बायोलॉजी पे रखें। और ये तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आप जिस पर ज्यादा फोकस दोगे वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। अगर आप थोड़ा भी फोकस इधर उधर लेके जाओगे तो वो सब्जेक्ट का, क्योंकि बीच बीच से कुछ मिस होगा, फिर वो धीरे धीरे मिस होते होते बैकलॉग पाइल अप होगा। यही लूप में बच्चे फंसे रह जाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ। दोनों सब्जेक्ट के साथ उनका ये प्रॉब्लम है कि वो एक लूप जनरेट कर लेते हैं कि पाइल अप कर लिया बैकलॉग। मतलब अवॉइड नहीं कर रहा है, अवॉइड नहीं करना है तीनों सब्जेक्ट को। जब तक एटलीस्ट आप कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे हो, पहुंच जा रहे हो, तब तक तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हमें पता है, आपको भी पता है कि बाद में जाके आपको बायोलॉजी करना है, बट उस एंट्रेंस के लिए, उस गेट में अंदर जाने के लिए आपको तीनों करना है। तो बच्चों को शुरू से अगर वो तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करके पढ़ेंगे, तीनों को इक्वल टाइम देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हैंडल हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बच्चों का एक पेन पॉइंट होता है, केमिकल रिएक्शंस होगी या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, तो उनको समझने का आप क्या उनको फंडा बताना चाहोगे? अच्छा, मुझे जो लगता है कि दो तरह के बच्चे हैं, क्योंकि मैंने दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया है, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए। आईआईटी जेईई वालों के लिए रिएक्शंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पेनफुल है, मेरे लिए भी था जब मैं तैयारी कर रहे थे। और नीट वाले बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पेनफुल है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज पेनफुल तब तक होती है जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप किसी को भी ऊपर से देखोगे, केवल ऐसे ही सोच लोगे कि इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, इसे तो हमें मेमोराइज करना है, तब तक वो पेनफुल रहेगा। इवन फॉर द बायोलॉजी दिस इज ट्रू। बायोलॉजी भी को अगर आप ऊपर से देखोगे, सब्जेक्ट्स होते हैं, यस, और हर एक सब्जेक्ट में कुछ तो ग्रे चैप्टर्स होते हैं जो टीचर्स को भी नहीं पसंद होते, जो बच्चों को भी नहीं पसंद होते। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, आई कैन टेल यू। तो केमिस्ट्री में भी है ऐसे कुछ चैप्टर्स, बट ओवरऑल 90% सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको इजी भी लगेगा, आप बेटर अप्रोच भी कर पाओगे। और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का एक थंब रूल होता है, मैं क्लास में भी बच्चों को बोलती हूँ, अगर डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थंब रूल ये है कि 90% जो समझ में आ रहा है उसे करिए, 10% रट लीजिए अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो। क्योंकि अभी प्रायोरिटी में क्या है, कंपटीशन क्रैक करना है। जो 10% वाला पोर्शन है, जहाँ स्टक हो रहे हो, रट्टा मार लो। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है कि केमिस्ट्री में जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताना चाहोगे कि फॉर्मूलाज बच्चे कैसे याद करें सो दैट उनको फाइनल एग्जाम में हेल्प हो जाए? फॉर्मूला तो इवन फॉर हर चैप्टर आपको ये करना चाहिए, बट फॉर्मूला वाले चैप्टर के लिए तो करना ही चाहिए कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाते जाइए फ्रॉम द बिगनिंग। कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप उसकी फॉर्मूला शीट रेडी करिए, दूसरा चैप्टर पढ़ा, आप दूसरी फॉर्मूला शीट रेडी करिए। और आपको खरीदने नहीं है ये सब रिसोर्सेस बढ़ाओगे तो कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, मुश्किल आएंगे। टीचर्स का नंबर बढ़ाओगे तो मुश्किल आएगी। मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ कि 100 टीचर हैं, 100 के 100 टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो एक से पढ़ता है। अगर आप 100 जगह रिसोर्सेज फैलाओगे, आप 100 जगह रिसोर्सेज किताबों के भी फैलाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप माइंड मैप उसके खरीदे, यहाँ से खरीदा, ये ढूंढा, कुछ नहीं करना, आपको खुद बनाना है। आपके एक नोट्स है, आपको उस नोट्स में से छाट के अपने हाथ से लिख के अपनी फॉर्मूला शीट बनानी है, आप उसे टाइम टू टाइम रिकॉल करिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बेटर है अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स अपने लिए रखो, और एक टीचर जिनसे आपको समझ में आता है। कभी कभी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक में फंस गए, उसके लिए हमने हेल्प ले ली, बट डूइंग दिस कि हमने आज पहले क्लास में बैठ के पढ़ा, लेट्स से बच्चा कोई ऑफलाइन क्लास जाता है, हमने पहले एक टीचर से पढ़ा, फिर हमने ऑनलाइन, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है ना, रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल बच्चे के पास। हमारे टाइम पे नहीं होता था, हमें पता था कि हमें इन्हीं से पढ़ना है, तो थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस कम थे। अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, कंपेयर करते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पे टीचर को जज करने या हम यहाँ पे टीचर को कंपैरिजन करने आए ही नहीं है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, ठीक है। और दूसरा कि हमें
रिसोर्सेज का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। जो अच्छा समझा रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, जिनके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हो, उनको फॉलो करते रहना। और अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आपको ये नहीं देखना है कि हमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाट इज, आपको पैरामीटर्स भी नहीं पता है एज ए स्टूडेंट फॉर द कंपैरिजन, क्योंकि आपका अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यस, दिस इज द पर्पस। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपका फोकस वो होना चाहिए। काफी बार होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें क्लास ली थी, हमें मजा बहुत आया, लेकिन हमारे स्टडी पैकेज का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो आप गलत, मजा इज अ डिफरेंट थिंग, क्वेश्चन सॉल्व होना। कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा पेन होता है, कंपटीशन एग्जाम फुल मजा नहीं है, यहाँ आपको थोड़े पेन को बेयर करना पड़ेगा। सो जरूरी नहीं है जिस क्लास में मतलब मजा भी आ रहा है वो आपको समझ भी आ रही है। यस, तो हर मजेदार क्लास जो है वो सही नहीं है, सही नहीं होती है। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप बच्चों को कैसे बताओगे कि नीट के लिए जो केमिस्ट्री का ट्रिकी पार्ट होता है जिसमें वो हाई स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, वो कौन सा हो सकता है? मेरा अप्रोच तो बहुत सिंपल रहता है। सबसे पहले अपना सिलेबस जान लो। yes. आप क्या पढ़ने जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, आपको अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। कभी कभी मैं जब बच्चे आते हैं, पहले दिन आते हैं क्लास में, उनसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ कितने चैप्टर्स हैं, नहीं पता होता, उन्हें पता ही नहीं है। और मैं उनसे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पूछती हूँ, पूछ पूरे नीट में कितने चैप्टर्स हैं। तो डोंट कम ब्लाइंड। मतलब अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तो आपको एटलीस्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको उसको पूरा सिलेबस पता है। एंड आई थिंक कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि वो नीट क्या होता है, कुछ बच्चों को सब्जेक्ट भी नहीं पता होता। ये सच में मतलब ऐसा है कि वो किस पर्सपेक्टिव के साथ एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं और किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। काफी एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो एटलीस्ट आप जानो, एक छोटा सा अपना प्री रिक्विजिट्स है बहुत बेसिक सी, कि एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हम जो करने जा रहे हैं कि ये करना है हमें। एक चेकलिस्ट रखिए। चेकलिस्ट में भी फिर मैं बोलती हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को एज अ पूरा सब्जेक्ट मत लिखो और एक चैप्टर को चैप्टर मत रखो, माइक्रो कॉन्सेप्ट लिख लो उसके। लाइक एक चैप्टर में आपको 10 कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो माइक्रो कॉन्सेप्ट लिखिए और चेकलिस्ट रखिए कि ये हो गया है, ये बाकी है। जब आप बाइफरकेट कर लोगे बहुत अच्छे से, और जितने अच्छे से आप अपनी चेकलिस्ट बनाओगे, और बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, आपकी क्लैरिटी आती है। आपके छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक से एक दिन जाके आपका पूरा घड़ा भर जाएगा। केमिस्ट्री जो है एक्चुअल में ये टॉपर लोगों के लिए होता है या फिर टॉपर या जीनियस लोगों के लिए होता है या फिर बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी होता है? ओके, वेरी वियर्ड, आई एम लिसनिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत टाइम, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस बच्चे भी पूछते होंगे कि मैम टॉपर्स तो टॉपर होते हैं, हम तो बहुत कॉमन बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे ये सब? तो टॉपर्स को टॉपर बनाता क्या है? टॉपर्स को टॉपर बनाता है उनका डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी मेहनत, हार्ड वर्क। सो बेटर है कि मेहनत करते रहो। बेटर है मेहनत करते रहिए, उसका कोई दूसरा जरिया नहीं है, आपको गुजरना उसी रास्ते से पड़ेगा। आज तक जिन्होंने टॉप किया है एक ही तरीके से किया है, दैट इज पढ़ाई करके। आगे भी जो टॉपर बनेंगे दैट इज, और आपको मजा ज्यादा उसे ही करने में आता है जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो। तो बस परस्यू करते रहिए, आपको मजा आता रहेगा। और आप में जितना मेहनत करेंगे, जितना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कि हम आज पढ़ लिया, आज तो हमने बहुत जम के पढ़ लिया, आज तो हमने 12 घंटे पढ़ लिया, अब 2 दिन गायब, 2 दिन यस, पता ही नहीं कहा। वो कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होती है तो इंटरेस्ट लूज होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट हर डेली पढ़ो और एक कैलेंडर बना के पढ़ो और चेकलिस्ट जो मैंने मेंशन भी किया कि टिक करते जाओ। जब आप अपने आप को ना, लाइक हमारा ब्रेन ना हमारे साथ बहुत तरीकों से खेलता है, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने ब्रेन को शुरू में ही एक बड़ा टास्क दिखा दोगे तो ब्रेन वहीं पे गिव अप कर देगा। हाँ, ये तो होता है। लाइक मैं अगर बहुत सिंपल से एग्जांपल भी लूं कि जिम जाते हैं लोग और हमने दिमाग को सिर्फ इतना फीड कर दिया आज मुझे 50 पुशअप करने हैं, दिमाग 2 भी नहीं करेगा हमारा। और माइंड इज वेरी क्लेवर, पहले ही गिव अप कर देगा, थक जाएगा। लेकिन अगर हमने दिमाग में सिर्फ इतना फीड किया कि 5 ही पुशअप करने हैं, 5 कर लेगा। 50 के टारगेट पे 2 भी नहीं कर पाएगा, 5 पे 5 कर लेगा। तो अगर आप बहुत पहाड़ सा सिलेबस दिखा दोगे दिमाग को तो उससे बेटर है कि आप चेक माइक्रो टॉपिक्स। इसीलिए मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे आज की ही बात है, मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे के लिए ना रनिंग करूंगी। बड़ा टारगेट, 1 घंटा रनिंग। मैंने माइंड में बिल्कुल सोच लिया और जब करने लगी तो वो नहीं बताऊंगी, विद इन 5 मिनट्स आई वाज लाइक 1 घंटा कब होगा। तो आप बहुत बड़े टारगेट्स माइंड को फीड नहीं करने चाहिए। तो ये मतलब बहुत जरूरी है कि बेटर है जितना आप कर सकते हो उतना करो और कंसिस्टेंसी के साथ।
और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप के माइंड को, आपको खुद को, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक अप्रिशिएशन, कि कोई उन्हें उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि वाओ तुमने आज ये अचीव किया है, अचीवमेंट्स दो खुद को। तो जब आप छोटे माइक्रो टॉपिक्स में बांट लेते हो ना, और वो चेकलिस्ट आपके सामने अपने वॉल पे लगाई होती हो, जैसे आप उसे टिक करते हो ना, तो एक सडन डोपामिन रिलीज होता है, वो खुशी होती है, वो अचीवमेंट होती है जो आपको अगले दिन का मोटिवेशन देती है। यस राइट। इसमें मैम एक क्वेश्चन एक और भी आता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, स्पेशली बच्चों की बात कर लेते हैं। तो वो कंपैरिजन बेसिकली दूसरे बच्चों से करने लग जाते हैं, या फिर टॉपर से करने लग जाते हैं, या फिर अदर कोचिंग से करने लग जाते हैं, या फिर जिनका हो चुका है उनसे करने लग जाते हैं। तो कंपैरिजंस क्या उनके सेहत के लिए अच्छा है अगर उन्हें डॉक्टर बनना है? तो कंपैरिजन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कंपैरिजन पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, आई वुड से। तो ये ना एक्चुअली हमारे सिस्टम में बना हुआ है, नॉट जस्ट स्टूडेंट, हमारा सोसाइटी इस तरह से है कि कंपैरिजन केवल बच्चे का नहीं होगा, कंपैरिजन तो यू विल सी कि फैमिली ट्री का होगा। यस, वो आपके लाइक कोई घर में न्यूली ब्राइड कोई बहू आई है, पड़ोस में बहू आई, कंपैरिजन उनका भी होगा। तो ये हमने एक सोसाइटी ऐसा डेवलप कर लिया है क्योंकि हम कुछ चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ज्यादा, लाइक हम AIR1 AIR2 इनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो मैंने कुछ सिस्टम्स को पढ़ा, कुछ जगह के एजुकेशन सिस्टम को, जहां पर दूसरे बच्चे का क्या रिजल्ट है वो एक्स स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे इस तरीके से रिजल्ट्स पब्लिश किए ही नहीं जाते हैं। बट हमारे सोसाइटी में, इंडिया में अभी तक क्या चल रहा है कि भाई आपको क्लास के सामने बताया जाएगा कि दिस पर्सन इज द टॉपर ऑफ द क्लास, उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, उसकी सक्सेस को ग्लोरीफाई किया जाएगा। फेलियर्स को हम कभी ग्लोरीफाई नहीं बताएंगे, हम फेलियर्स को बताते ही नहीं। हम ये भी नहीं बताते कि ये छठा अटेम्प्ट था, उसके पीछे के 5 फेलियर में काम, ताकि बच्चा ये सोचे कि फेलियर भी नॉर्मल चीज है, फेलियर एक स्टेप है टू द सक्सेस। वो हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमको बचपन से सिखाया ही नहीं। फेलियर इट्स लाइक कि लाइफ को बिल्कुल नॉन लिविंग बना देते हैं। हाँ, फेलियर को हमने बच्चे के सामने ऐसा दिखा दिया है कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम सोसाइटी में, हाँ। और आपने जो ये लाइन बोली अभी, लाइफ खत्म, वैसे मैं बोलना चाहते नहीं उसको काफी बार, बट आप बहुत बार देखते होंगे रिसेंट न्यूज, कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के, आप बहुत कुछ अखबारों में पढ़ते होंगे या मीडिया में देखोगे कि ऐसे बहुत एडवर्स स्टेप्स बच्चा ले लेता है क्योंकि हमने उसे सिखाया ही नहीं है कि सक्सेस के लिए फेलियर से गुजरना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल में पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को फेलियर को हैंडल करना भी सिखाएं। यस, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस सिखानी पड़ेगी। हम स्टोरीज केवल सक्सेस की सुनाते हैं, हाँ, right. हमें भी फेलियर की स्टोरी बतानी चाहिए। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि उससे बात करो जिसका सिलेक्शन हुआ है, उससे टिप्स लो, बट उससे जरूर बात करो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ। तो आप मेहनत तो उसने भी की है, बट लैक कहाँ किया है तभी तो पता चलेगा कि आप कैसे इम्प्रूव करोगे। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला। तो इस प्रेशर को बच्चों से निकालने के लिए मुझे लगता है कि हमें पूरे ना एज अ सोसाइटी चेंज करने की जरूरत है कि हम जो कंपैरिजंस करते हैं वो इनहेरिट है हमारे में, एक बहुत बचपन से हम ये करते आ रहे हैं। क्लास 1 से हम रिजल्ट्स पब्लिश कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम्स में ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंकर्स को। हमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा और हमें फेलियर को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि दिस इज लाइफ, और लाइफ में आप 50 जगह फेल होगे। यस, ओके। सो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, हमने काइंड ऑफ स्ट्रेस की ही बात की, तो आप स्टूडेंट्स को स्ट्रेस को कैसे हैंडल करने का मंत्र दोगे कि कैसे वो स्ट्रेस से बच सके? क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है, ये हर किसी को है, सिर्फ बच्चों को नहीं है, पेरेंट्स को भी है, पेरेंट्स को नहीं है, मतलब जो ऑफिस जा रहा है पर्सन उसको भी है। तो मतलब कैसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है? ओके, आप मतलब क्या बेसिकली यूज करते हो स्ट्रेस से बचने के लिए? ओके, तो स्ट्रेस वैसे सबके पास थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी और फॉर्म में है, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी कुछ स्ट्रेस है, एज अ पेरेंट भी आपको कुछ स्ट्रेस है। तो अगर हम बच्चों की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, और मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ रहे थे, तो एक जापानीज बुक है, इकिगाई, तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अ लिटिल स्ट्रेस इज गुड फॉर योर लाइफ बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल इट इज डेंजरस।
इट विल बी पेनफुल, इट विल बी पेनफुल। लिटिल स्ट्रेस क्यों अच्छा होता है? लिटिल स्ट्रेस लाइक स्ट्रेस से कहने का मतलब होता है उनका कि छोटे छोटे चैलेंज खुद को देना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसको अचीव करते हैं ना तो हमें खुशी मिलती है, अचीवमेंट की फीलिंग मिलती है, तो वो अच्छा है। बट बहुत बड़ा स्ट्रेस आप जो अपने सर पे लेकर बैठते हो वो बहुत डेंजरस है। और बच्चों को आजकल क्यों ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जो अभी हमने बात भी की, हमने पूरी सोसाइटी इस तरह से डेवलप की है कि सक्सेस का मतलब डॉक्टर बनना, सक्सेस का मतलब इंजीनियर बनना, सक्सेस का मतलब यूपीएससी क्रैक, आईएएस आईपीएस बनना, ये हमारी सोसाइटी में है, ये एक नॉर्म्स हमने बना दिए हैं। तो स्ट्रेस होने का मेन रीजन ये है कि हम उनको ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा, उनको स्ट्रेस ये है कि मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, मैं सोसाइटी में बाहर क्या बोलूंगा। स्ट्रेस एक्चुअली इसी चीज का है, अपने लिए वो कम स्ट्रेसफुल है, पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेने से कुछ चेंज नहीं होगा और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एंजॉय दी प्रोसेस, आप रिजल्ट की तरफ मत सोचो, आप प्रोसेस एंजॉय करना चालू करो। आप हर दिन उसमें इंटरेस्ट लो, आप फोकस रखो, आप ये सोचो कि मैं अपनी फुल मेहनत दे रहा हूँ, मैं अपने 100% एफर्ट दे रहा हूँ, उसके बाद आपको स्ट्रेस लेने जैसा कुछ पॉइंट ही नहीं बचना चाहिए। ओके, तो मोस्टली मैम ने बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स दे दिए हैं। और आई थिंक जो बच्चे हैं जो नीट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा इस चीज से। तो बेसिकली कैसे हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है, कैसे हमें जो सोसाइटल पेरेंटल प्रेशर है उसको हैंडल करना है, कैसे अगर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे कैरियर चॉइसेस को आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, उनको इजी रखना है। तो थैंक यू मैम। इसके बाद आप कुछ शेयर करना चाहोगे, जैसे कि बच्चे आपको मैसेजेस करते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेटर हो तो बच्चे आपसे पर्सनली भी मतलब पूछते होंगे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा केस जो आप बताना चाहोगे? तो बच्चों की तो आजकल बहुत सारे तरह की समस्याएं होती हैं। सबसे कॉमन उनका होता है टाइम मैनेजमेंट, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हमसे तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है बच्चों का आजकल, बहुत डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है कि उनको पता ही नहीं चलता उनका टाइम कहाँ चला गया। अच्छा, मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रील देखते देखते कब 1 घंटा चला गया वो पता ही नहीं चला। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने टास्क को, और टाइम मैनेज का सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह उठिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। कि सुबह उठिए टू डू लिस्ट बनाइए कि मॉर्निंग में मुझे ये करना है, दोपहर में मुझे ये करना है, इवनिंग में मुझे ये करना है, रात में मुझे ये करना है, मुझे आज ये टास्क खत्म करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू सॉल्व हो जाता है। दूसरा जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, कि बच्चे प्रिपरेशन की जर्नी एक ऐसी है कि जिसका ग्राफ ऐसे जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा हमेशा। मतलब आप अच्छा नहीं कर रहे फुल पीक पे होगा, फिर जैसे ही एक चैप्टर पढ़ेंगे तो नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, अच्छा वो कभी कभी ऊपर भी जाएगा, मतलब पूरा ऐसे ईसीजी वाला ग्राफ चलेगा, हार्ट बीट जैसा ग्राफ चलेगा। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं, जैसे कुछ बच्चे आते हैं वो बोलते हैं मैम एक्चुअली ना मुझे वो लड़की पसंद है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह से, या फिर घर में जो है ना शादी है तो मैं उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भी कंसर्न्स आते हैं। ये तो बहुत कॉमन ये तो बहुत कॉमन है। लास्ट में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फेब्रुअरी के बाद एक वो सीजन आ जाता है फेब्रुअरी के पहले हफ्ते से एक सीजन आ जाता है। जनवरी तक सब अच्छा चल रहा था, फेब्रुअरी के बाद डिस्ट्रैक्शन, और मार्च और अप्रैल और मई में एग्जाम है हमारा। समझ गई हूँ बच्चे क्यों फेब्रुअरी क्यों बता रहे हैं। यस और जैसे मार्च आता है उस टाइम पे तो फिर एग्जाम ही आ जाता है, तो फिर वो अलग टेंशन, वो डिस्ट्रैक्शन बड़े गलत टाइम पे आता है बच्चों का। तो ये तो बहुत कॉमन है। तो यही है कि इस जर्नी में ना आप कभी अप जाओगे, कभी डाउन जाओगे, कभी अप जाओगे, कभी डाउन जाओगे, वो नॉर्मल है, सबके साथ हुआ है। जिन्होंने टॉप किया उनके साथ भी हुआ है, टॉपर्स के साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। ये जर्नी ऐसा ही है, फ्लैट चलेगा ही नहीं ये जर्नी। और अगर फ्लैट चला ना आप खुद बोर हो जाओगे, आपको खुद ही मजा आना खत्म हो जाएगा। एंड इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। अगर माइंडसेट है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बन के रहोगे, उसके लिए कुछ भी कोई भी ताकत वो आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा फन पीरियड। हमने सीरियस बातें बहुत कर ली हैं, तो अब हम बच्चों को आपका जो एक फन साइड है, मजेदार वाली साइड है, वो दिखाएंगे। आई होप आप एग्री करते हो उसके लिए, आप रेडी हो? यस, आई एम एक्साइटेड। मुझे लगता है कि बच्चों ने मेरा फन साइड बहुत ही कम देखा होगा। आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन इन माय क्लास। तो शायद बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि क्या है फन साइड।
ओके, तो इसमें हमने आपके लिए कुछ गेम्स जो हैं वो बनाई हुई हैं, तो उनको हम देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना है, बट हाँ एक ड्रॉबैक है उसका कि उसमें आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। जस्ट लाफ मिलेगा। ठीक है, कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। ठीक है, ओके। तो पहली गेम है मैम हमारी, जिसे हम तेज तर्रार राउंड बोलेंगे, रैपिड फायर। तो इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, तो उन 2 ऑप्शंस में से आपको तुरंत जो ऑप्शन सही लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तुरंत मतलब बताना 1 मिनट में? हाँ, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको बताना है, ठीक है, बिना सोचे। मुझे लगता है कि हम बच्चों को 1 मिनट में क्वेश्चन करना सिखा देते हैं, बट हमारे लिए मुश्किल होगा ये 5 सेकंड में जवाब देना। हाँ, तो आज आपका चैलेंज फर्स्ट यही है कि आप रैपिड फायर में कितना जल्दी आंसर करते हो। ओके, ठीक है, सो रेडी? ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है चॉक या मार्कर? मार्कर। ओके, फर्स्ट वेंचर या लास्ट वेंचर? आई एम ऑलवेज अ बैक बेंचर, अ प्राउड बैक बेंचर। ओके, चाय या कॉफी? मैं तो चाय पर्सन हूँ, एनी टाइम। मैंने बहुत कोशिश की लाइफस्टाइल वो दिखाने के चक्कर में कि चलो लेट्स गो टू स्टारबक्स, मुझे वहां की भी कॉफी अपील नहीं करती, तो मुझे रेडी की चाय चलती है। चाय इज ट्रू लव। चाय इज लव। ओके, होमवर्क चेक करना या एग्जाम इन्विजिलेटर बनना? एक्चुअली दोनों ही नहीं, मैं बच्चों को ही बोलती हूँ कि मुझे बस ईमानदारी से बता दो, ऑनेस्टली बता दो कि किया है कि नहीं किया है। मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होती है अपने साथ ऑनेस्ट रहना, क्योंकि वो मेरे लिए होमवर्क नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैं क्लास 1 से सिखाती हूँ। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। ओके, नेक्स्ट है बॉल पेन या जेल पेन? जेल पेन। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जेल पेन काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे हैंडराइटिंग कहते हैं बहुत अच्छी बनती है, नोट्स अच्छे बनते हैं, सुंदर सुंदर डायग्राम। स्टिल आप जेल पेन यूज करते हो? अभी तो पेन क्योंकि डिजिटल है सब कुछ, लेक्चर्स एंड ऑल, तो अभी तो डिजिटल पेन यूज करते हैं, हो चुका है। लेकिन हाँ पहले जेल पेन। ओके, लंच बॉक्स शेयर करना या खुद खा जाना? शेयरिंग इज केयरिंग, आई थिंक। ओके, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? मैं ऑनलाइन के फेवर में हूँ, क्योंकि उससे हम एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं भी है उनको भी रीच कर सकते हैं और उनको भी कुछ फायदा दे सकते हैं। ओके, शक्तिमान या सुपरमैन? शक्तिमान, आई थिंक। मैं ना अपनी क्लास में एक एग्जांपल भी देती हूँ बच्चों को ना, एक एनालॉजी बताती हूँ, ऐसे जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना आपके शक्तिमान की तरह घूम रहा है, कि वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और वो ऐसे चलता भी जा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो शक्तिमान। ओके, और शक्तिमान तो हर बच्चे के ब्लड में होता भी है, आज के जेनजी के शायद ब्लड में ना हो, नहीं बच्चे जानते हैं, हमने खूब देखा हुआ है, अभी वाले बच्चे भी जानते हैं। मैं पूछती हूँ क्योंकि जब मैं ये पढ़ाती हूँ और मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉन शक्तिमान की तरह घूम रहा है, तो फिर मैं बोलती हूँ समझ जाते हैं, तुम लोगों को पता है शक्तिमान, तो पता है बच्चों को। ओके, दैट इज गुड। ओल्ड सॉन्ग्स या न्यू सॉन्ग्स? वो तो मूड पे डिपेंड करता है, मूड वाइज सॉन्ग चेंज हो जाते हैं। कभी किसी पर्टिकुलर मूड में, लाइक ट्रैवल मोड में हो तो कुछ अलग टाइप के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, कभी ऑफिस से जब एकदम थक के घर पहुंचते हैं तब मुझे एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉन्ग्स अच्छी लगती है, तो सॉन्ग्स चेंजेस विद मूड। ओके, पब्स या घर का आइसक्रीम टव? घर का आइसक्रीम टव। तो पब आप कभी भी नहीं गए? हाँ, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सब जाते हैं, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो फोटोज भी ढूंढ ली थी, लाइक कि आपकी हमने फोटो देखी थी, एक कोई तो नोएडा में एक पब है सूत्रा, हाँ, कि यहाँ पे आपकी फोटो दिखी थी। वो क्या करते हैं वहां पर एक फोटो खींच के अपने वेबसाइट, अपने पेज पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे। सब जाते हैं, मुझे लगता है उसका एक पर्टिकुलर फेज होता है आपकी लाइफ में, और अगर आप अच्छे फन के लिए जा रहे हो दैट इज गुड, बट हाँ अगर आपका जो एक माइंडसेट ही गलत है तो उनके लिए तो ये सच में डेंजरस है। तो एक एज होता है, लाइक 20 से 25 वाली वो एज होती है जब आप ये सब एंजॉय करते हो, उसके बाद आपको घर में आराम से बैठना है। नाउ यू फील कंफर्टेबल एट होम? अब मैं घर वालों से। ओके, राइट, नेक्स्ट है शोले का गब्बर या हेरा फेरी का राजू? शोले का गब्बर। हेरा फेरी का राजू मुझे कैरेक्टर बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। मुझे याद आ रहा है पर मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए शोले का गब्बर। ठीक है, अमिताभ बच्चन या रजनीकांत? अमिताभ बच्चन। ओके, रजनीकांत बहुत कम मूवीज देखी है, लाइक बहुत, क्योंकि साउथ में ज्यादा फेमस वैसे नॉर्थ में यस अमिताभ बच्चन जी ज्यादा फेमस है। इंस्टाग्रामिंग या ट्रैवल ग्रामिंग? ट्रैवल ग्रामिंग।
वो तो आपकी हॉबीज से पता लग गया था। हिल्स या बीचेस? हिल्स, आई एम अ माउंटेन पर्सन। ओके। स्टूडेंट्स को समझाना या पेरेंट्स को समझाना? दोनों ही चैलेंजिंग है एक्चुअली। किसी को भी समझाना मुझे लगता है चैलेंजिंग है। यस। अगर कोई भी ऐसे लोग जो काउंसलर रोल्स में हैं, कंसल्टेशंस में है, जब हमें किसी चीज को समझाना होता है वो चैलेंजिंग है। बट हाँ, क्योंकि हम एजुकेटर हैं तो हमें बहुत टाइम से आ गई है, वो स्किल सेट हो गया है हमारा कि स्टूडेंट को कैसे समझानी है। हाँ, बट इसमें एक ट्रिक रहता है, स्टूडेंट्स के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल होता है तो आप उनको मतलब समझा सकते हो। पेरेंट्स को भी इतना ही इजी होता है कंट्रोल या कनेक्ट कह सकते हैं। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द कनेक्ट। अगर हमारा किसी भी पर्सन के साथ, XYZ पर्सन के साथ एक कनेक्ट बन गया है तो शायद वो हमारी बात जल्दी समझ पाएगा, हम उसे जल्दी समझा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स का वो रेगुलर उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो कनेक्ट बन जाता है। पेरेंट्स को समझना पहले हमारे लिए और फिर उनको कोई बात समझाना थोड़ा चैलेंज है। हाँ। सो आपने रैपिड फायर जो राउंड खेला है उसमें हमें काफी मजा आया। मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ इसमें कि नहीं? यस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, जबकि उसी रैपिड फायर उसी में टाइमलाइन में। तो अब हम हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं जो है एक्सक्यूज या ट्रूथ। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, बोलूंगी और आपको बताना है कि वो एक्सक्यूज है या ट्रूथ है और क्या ये आपने अपने स्टूडेंट टाइम में यूज किए हैं या फिर नहीं किए हैं। एज एक्सक्यूज यूज किए हैं या फिर एज अ ट्रूथ यूज किए हैं। ओके ठीक है, शुरू करें? ठीक है। पड़ोस का कुत्ता होमवर्क खा गया। बहुत ही कॉमन लाइन है मेरी जो मैं बोल देती हूँ क्लास में कि जब कोई नहीं लेके आता है कि तुम्हारा कुत्ते ने कॉपी खा ली है क्या तुम्हारी। तो ये ट्रूथ है? ये ट्रुथ तो नहीं है, एक्सक्यूज है। बट हाँ, यूज करते हैं बहुत बार। ओके। सुबह अलार्म नहीं बजा तो लेट हो गया। ये ट्रुथ हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये जितने भी मॉर्निंग पर्सन जो लोग नहीं है उनके साथ ये ट्रुथ हो सकता है। अलार्म नहीं बजा और हम नहीं उठ पाए। ठीक है। गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने ले गया था इसलिए पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, बच्चे अभी इतने भी फ्रैंक नहीं है, सब तो नहीं कहते हैं। ये एक्सक्यूज ही होगा अगर कोई कह रहा है तो। ओके। मम्मी ने बोला पहले टीवी देख लो बाद में पढ़ाई कर लेना। ये ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक्सक्यूज है। नेक्स्ट है फोन चार्जिंग में था इसलिए ऑनलाइन क्लास मिस हो गई। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये ट्रुथ है तो सिंसियरिटी की बहुत कमी है। 50-50% चांसेस है, मतलब 50-50% चांसेस है। ओके। जीएफ के साथ डेट पे था, यहाँ प्रायोरिटी ही चेंज कर दी। प्रायोरिटीज मैटर। प्रायोरिटीज मैटर। ओके, डॉक्टर बनना मैटर नहीं हो रहा होगा फिर। एग्जाम में गलत सब्जेक्ट पढ़कर चला गया। ये तो आई थिंक बहुत बच्चे बोलते हैं। काफी बार बच्चे बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि हमने एक ही पोर्शन पढ़ा था, हमने दूसरा पोर्शन पढ़ा ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था दूसरा पढ़ा ही नहीं। ये भी लैक ऑफ फोकस ही है। ओके, एक्सक्यूज है, लैक ऑफ फोकस है। एक्सक्यूज है। पेन ही भूल गया। पेन भूलना तो ट्रुथ हो सकता है, बट पेन इजीली अरेंज हो जाता है तो उन्हें मिल जाते हैं। ओके, भूल सकते हैं बच्चे। लाइट नहीं थी पढ़ नहीं पाया। ये ट्रुथ हो सकता है क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे गाँव में स्पेशली लाइट नहीं है। फाइन, तो ये भी आपने इसमें बाजी मार ली है एक्सक्यूज या ट्रुथ वाले हमारे राउंड में भी। अब हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो है क्लासरूम का बॉलीवुड। क्लासरूम का बॉलीवुड? यस। इसमें मैं आपको बॉलीवुड मूवीज के कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स बोलूंगी और आपको वो बच्चों के सामने आप उसको कैसे रखोगे क्लासरूम में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई करने अपने तरीके से। हाँ, जैसे कि वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मूवी का डायलॉग है मुगेम्बो खुश हुआ। अच्छा, तो आपका वर्जन इसमें क्या होना चाहिए कि आपका स्कोर देख के मुगेम्बो खुश हुआ। ओके, राइट, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो फर्स्ट डायलॉग है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सब्जेक्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। ओके। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जा बेटा वीकेंड आ गया कर ले मजे। अच्छा। एक और डायलॉग है ये शादी नहीं हो सकती। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन तो हो सकता है। तो व्हाट कैन आई से कि बिना प्रैक्टिस के पढ़ाई नहीं हो सकती। ओके फाइन, मेरे माइंड में एक था ये टेस्ट कैंसिल नहीं हो सकता। नाइस, टेस्ट कैंसिल नहीं हो सकता।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। बेटा इस सिलेबस के आगे हार मत मारना। ओह वाओ, वेरी नाइस। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, इसको अगर मुझे क्लास में कभी बोलना हुआ तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? कभी कभी लगता है एग्जाम में मार्क्स आना ही सम्मान है, क्योंकि मार्क्स जब नहीं आते तो सब लोग क्वेश्चंस लाके खड़े कर देते हैं, क्यों नहीं नंबर आए, तुमसे नहीं होगा, ये सब। ओके, तो आप इसको इस वे में बोल सकते हो, जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आए कभी कभी तो लगता है अपन ही केमिस्ट्री का भगवान है। राइट, पूरे सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी पेपर दे के आया अब तो अपने को सब आता है। ओके, वेरी नाइस। तो इसके साथ मैम हमारी ये गेम भी फिनिश होती है, क्लासरूम का बॉलीवुड। बहुत मजा आया, बच्चों को भी मजा आ रहा होगा। अभी और बाकी है गेम्स? हाँ, एक और है आपके लिए। सो ये वाली जो गेम है इसमें है अगर मैं स्टूडेंट होती आज तो आप क्या करते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है कि आप जैसे आजकल जेनजी की जनरेशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे होते, मतलब राइट। शुरू करेंगे? ठीक है। फर्स्ट, क्या आप टिकटॉक बनाते? फ्रैंकली स्पीकिंग नो। नहीं, अभी के लिए नहीं सोचना है, जेनजी के माइंड के अकॉर्डिंग सोचना है। शायद नहीं, शायद। ओके, कौन सा सब्जेक्ट क्लास आप बंक करते? मैं तो सारे कर देती हूँ। पढ़ाई नहीं करते मतलब? सारे सब्जेक्ट एक एक बार जरूर से बंक कर देते। ओके, बैक वेंचर होते या फर्स्ट वेंचर? बैक वेंचर डेफिनेटली, फॉर श्योर। मतलब पीछे रह के तंग करते सबको? तंग नहीं, बट हाँ फर्स्ट में बैठ के ना बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, वो थोड़ा कम हो पाता है, तो बैक बेंचर होते हैं। काइंड ऑफ इमेज ही वैसी होती है फर्स्ट बेंचर्स की, ये मॉनिटर्स हैं। ओके, कौन सी करियर लाइन चूज करते? क्या आप टीचर ही होते या फिर आप इंजीनियरिंग में जाते या फिर आप डॉक्टर होते? डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर तो बिग नो। मुझे बहुत ज्यादा फोबिया है हॉस्पिटल से, ब्लड से, हेमेटोफोबिया। और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है इन सब चीजों से। इनफैक्ट मेरी बहन डॉक्टर है, समटाइम्स घर पे कभी बात होती है कि हॉस्पिटल हम लोग खोलेंगे तो मैं यही बोलती हूँ कि क्या चाहते हो, मैं घर पे नहीं आऊँ। तो डॉक्टर नहीं, हाँ, बट टीचर इज फाइन। और मे बी इंजीनियरिंग में होते तो कुछ टेक जॉब में होते। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट मैम। मुझे तो बहुत मजा आया गेम्स खेलने में आपके साथ। आई होप बच्चों को भी काफी मजा आया होगा, आई होप उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। और अगर आप देखोगे तो आपको मैसेज आना भी शुरू हो जाएंगे बच्चों की जल्दी। राइट, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट हम यही खत्म करते हैं, फन सेगमेंट हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सीरियस बातें। यस, सीरियस, क्योंकि वो कुछ जरूरी कन्वर्सेशन है जो मैटर करती है। yes, कुछ जरूरी बातें जो सबके लिए काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। यस यस, ओके। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है मैम हमारा वो है बहुत खास, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एंड पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, जो कंसर्न्स होते हैं उनके बारे में। ओके, तो इसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके कंसर्न को लेकर वो मैं आपसे पूछूंगी, आप अपनी तरफ से कोशिश करना उनको आंसर करने की। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो जो बच्चे हैं उनके डिफरेंट कैटेगरी होती है जब वो नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। कुछ जो होते हैं 11th से ही प्रिपेयर करना शुरू कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो 12th से स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 11th 12th फुली कंप्लीट करते हैं, स्कूल कंप्लीट करते हैं, देन वो ड्रॉप लेते हैं। और ड्रॉप भी इट डिपेंड्स कि कई बार तो वो एक ड्रॉप लेते हैं, कई बार 2 ड्रॉप लेते हैं। कई एग्जांपल्स देखे हैं कि बच्चे 4 ड्रॉप भी लेते हैं, 5 6 ड्रॉप्स भी लेते हैं। यस, तो इस चीज में जो ये ड्रॉप लेते हैं, मतलब 11th 12th में अगर वो तैयारी कर रहे हैं दैट इज ओके, सेफ साइड है, हम उसको मान सकते हैं। पर ये जो ड्रॉपर टाइम में उनका जो टाइम मतलब जा रहा है और वो उसमें मतलब जो एग्जाम है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये उनके कैरियर के लिए सही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो या फिर इसमें उनके चांसेस होते हैं बढ़िया स्कोर करने के? क्या मतलब इसका सिनेरियो रहता है, आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली ये वाला सिनेरियो
मेडिकल एंट्रेंस में ज्यादा देखा गया, नीट एग्जाम में ज्यादा देखा गया एज कम्पेयर टू जेई एग्जामिनेशन। ओके। तो जेई में बच्चे काफी अवेयर होते हैं और वो 11-12 से तैयारी करते हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि उन्हें पता है कि हमारे पास 2 ही अटेम्प्ट्स हैं। ओके। कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, हम 2 ही बार पेपर लिख पाएंगे। तो वो 11th और 12th को बहुत सीरियसली लेकर उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं। बट जो नीट के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैंने काफी बार ही नीट के बच्चों में पैटर्न देखा है कि वो 11-12 नहीं पढ़ते। उन्हें लगता है कि नीट एग्जाम की पढ़ाई कुछ अलग है जो 11-12 के बाद ही चालू होगी। सो इट्स लाइक कॉलेज फॉर देम। नहीं, नॉट कॉलेज। वो थोड़ा सा एक होता है ना कि आपके सामने एक टारगेट नहीं फिक्स है, तो आप थोड़ा खुद को एक माइंडसेट दे देते हो कि ठीक है अटेम्प्ट्स तो है, 11-12 मजे कर लेते हैं थोड़े, स्कूल एज भी होती है उस पॉइंट पे। अगर हम भी बच्चे होते तो शायद वो ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है कि सामने लिमिटेशन नहीं है, तो हम आराम से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज तो यही है कि भले ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, बट आपको पता ही है कि अगर हमें यही करना है तो आपको 11-12 में थोड़ा सा उसको सीरियसली लेके अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर ऑफ ड्रॉप ईयर्स वैसे भी कम हो जाएंगे। फिर अगर आप 11-12 पढ़ने के बाद आते हो ड्रॉप में, तो ड्रॉप वाला प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। ओके। 24-25 लाख बच्चा एग्जाम लिख रहा है। यस। मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल की सीट हमारी हार्डली 50,000 60,000 बच्चों को एमबीबीएस प्लस बीडीएस मिला के मिल रहा है। एमबीबीएस प्लस बीडीएस मिला के 1 लाख बच्चों को मैक्सिमम हमें गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल रही है। तो 25 लाख में से 1 लाख में आना अपने आप में बहुत बड़ी रेस है, बहुत बड़ा चैलेंज। और अगर पैशन ही है कि डॉक्टर ही बनना है, तो उस वजह से बच्चे ड्रॉप लेते हैं। रिक्वायरमेंट है, हो ही जाता है। ये बच्चे का इसमें कोई फेलियर नहीं है, ये सीट्स का फेलियर है। सीट्स का नंबर कम होना ही इसका एकमात्र रीजन है। ओके। जेई में बच्चे के पास फिर भी ऑप्शंस है कि अगर आईआईटी नहीं मिला तो देयर आर मेनी कॉलेजेस, मेनी गुड कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेज में बच्चे चले जाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज जेई जाना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू नीट एग्जाम से जाना, क्योंकि नीट में प्राइवेट कॉलेज एकदम एस्ट्रोनॉमिकल प्राइजेस है प्राइवेट कॉलेजेस के। जेई में ऑलमोस्ट सेम है फीस स्ट्रक्चर। जितना गवर्नमेंट स्कूल का, जितना गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, मतलब लाइक आईआईटी कोई बच्चा जाता है तो उसको 1 साल का 2-2.5 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, प्राइवेट में भी इतना ही पे करना पड़ रहा है। तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट से प्राइजेस नहीं है प्राइवेट कॉलेज के जेई में, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट जाने की। नीट में वही अपॉर्चुनिटीज हमारी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए ड्रॉप का नंबर बढ़ता जाता है। तो एज अ ड्रॉपर उनके लिए मतलब कितना उनको वेट करना चाहिए, मतलब कितने इयर्स, क्या इसका कुछ आंसर है? आंसर मुझे लगता है कि बहुत सब्जेक्टिव है अलग अलग स्टूडेंट के लिए। ओके। लाइक मतलब अगर आप हर बार अपने एम से बहुत क्लोज, बहुत पीछे रह, मतलब बिल्कुल हल्का सा एक नैरो गैप पे पीछे रह जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहिए। ओके। तो बहुत मार्क्स पे डिपेंड करता है, हमें कितना सिलेबस समझ आ रहा है, हम कितना समझ पा रहे हैं। तो काफी बच्चे हैं कि अगर आप 720 में से 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, आप 200 नंबर 300 नंबर पर ही रह जा रहे हो, तो मैं भी बच्चे को रिकमेंड करती हूँ कि अपने और इंटरेस्ट पे काम करो और कुछ फाइंड करो, क्योंकि आप बढ़ा नहीं पा रहे हो स्कोर को, तो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। अगर हम थोड़ा कैलकुलेटिव माइंडसेट से चले कि हम और ड्रॉप कर रहे हैं और हमारा स्कोर कंटिन्यूअसली 200-300 नंबर के बीच में, लेकिन आपका मार्जिन बहुत कम मार्क्स का है कि हमें 550-600 नंबर पे सिलेक्शन मिल जाता, हम 500 तक पहुंच चुके हैं, तो आपको खुद को एक और चांस देना चाहिए, एक बेस्ट चांस अपना खुद देना चाहिए ड्रॉप लेना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके थ्रू आउट द इयर्स परफॉर्मेंस कैसे है। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है तब आप कोशिश कर सकते हो ड्रॉप लेने की, बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है देन आई थिंक उनको नई अदर कैरियर चॉइसेस जो है वो देखने चाहिए। और प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को ना चॉइसेस नहीं दिखती हैं, उसको लगता है कि हमने बायो से 12th किया है, हम नीट की तैयारी कर रहे थे, उसे पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या कैरियर चॉइसेस और अवेलेबल है, आगे क्या हो सकता है, क्या हमें मिल सकता है, इसलिए वो स्टक रह जाता है काफी बार इस लूप में। ओके। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी और जितने भी उनके गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं या कंसल्टेंसीज हैं, उनको भी अवेयर कराना चाहिए बच्चों को कि हाँ उनके पास ये चीजें भी करने के लिए है, जो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है। अभी तो आप देख रहे हो कि स्किल सेट ज्यादा मैटर करता है डिग्री से, और स्किल्स बहुत सारी स्किल्स से आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा एक पॉइंट भी निकल के आता है, जिससे जो कोचिंग्स होती हैं उनमें बहुत, जैसे 4 साल बच्चे ने ड्रॉप किया
तो कोचिंग्स में जाके वो बच्चा फिर से एडमिशन लेता है। तो इसके लिए मतलब कोचिंग्स का रिएक्शन मतलब क्या होना चाहिए उनको, मतलब इसके लिए कुछ बोलना चाहिए कि बच्चे आपके ऑलरेडी 4 साल वेस्ट हो चुके हैं, मतलब एक कंसल्टेंसी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है कि वो इस चीज के लिए बच्चे को गाइड करे, ना कि एडमिशन दिलवाएं उसे। बिल्कुल बनती है, और मुझे लगता है काफी करते भी है लोग, होता भी करते होगा। भी। यस, ओके। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, राइट, बट उसके जो मार्क्स हैं थ्रू आउट द ईयर, जो भी उसके टेस्ट होते हैं वो कम आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप की जो डिमोटिवेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के माइंड में तो प्रेशर रहता ही है, पर बच्चे जब वो पेरेंट्स जो उनके स्कोर देखते हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो एक टाइप का प्रेशर है जिसमें बच्चे जो हैं वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, इससे उनको कैसे मतलब निकलना चाहिए? कंपटीशन एग्जाम की जर्नी ही ऐसी है, ये हमेशा ऑल टाइम रोजी रोजी नहीं चलेगी। okay. तो पेन है, जर्नी में पेन है, और हमें तैयारी शुरू करने से पहले ही मेंटली इसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत डेप्थ में वो चैप्टर्स जाते हैं, और जब उनसे बहुत कंसेप्चुअली डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम अटकते भी हैं, नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि हमें माइंडसेट रखना चाहिए सीखने वाला, हमेशा एक लर्निंग एप्टीट्यूड, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हम सीखने आए हैं और ये जर्नी हमारी सीखने के लिए है। तो अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कहीं पर हमने गलतियां की हैं, तो हमें सीखने के एटीट्यूड से सीखते जाना है और उन गलतियों को सुधारते जाना है। इम्प्रूवमेंट्स पे ध्यान देना है रेदर देन रिजल्ट्स पे ध्यान देना। ओके, और इसी बात को लेके पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मतलब प्रेशराइज करना चाहिए। दो तरह के माइंडसेट होते हैं कि एक तो हमने पेपर देखा, अपना पेपर देख के हमने देखा हमारे नंबर कम है और हम एक कोने में बैठ के रो रहे हैं डिमोटिवेट होके। दूसरा माइंडसेट होता है कि हमने पेपर देखा, नंबर कम देखे, पूरा एनालाइज किया हमने पेपर को, और एनालाइज करके हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट्स ढूंढे कि जहां हमने गलतियां की थी, और उन गलतियों को हमने तुरंत सेम डे, नेक्स्ट डे, कि हमारा कंसेप्ट कहाँ वीक था, हमने क्या एरर की, हमने कैलकुलेटिव एरर की, हमने कंसेप्ट गलत लगाया, जो भी है वो सुधार लेना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है दो बच्चों के बीच में, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि उनका नेक्स्ट स्कोर कैसा आने वाला है। एक वो बच्चा जो सिर्फ डिमोटिवेट होकर रो रहा है, और एक वो बच्चा जिसने इम्प्रूव कर लिया है। यस, ओके। नेक्स्ट जो एक कंसर्न है बच्चों का वो ये रहता है, सबको पता है कि जो मन है बहुत चंचल होता है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा होता है। तो पढ़ाई करते करते ऑब्वियसली उनका फोकस, कंसंट्रेशन वो बहुत वेरी करता है। तो कई बार बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर मैम मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ, बट जो मेरा कंसंट्रेशन है ना वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। मतलब मैं 5 मिनट के लिए मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, फिर उसके बाद मैं बोर होने लग जाता हूँ, नींद आने लग जाती है। तो ये जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जाता है, इसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 2-4 चीजें हैं कि हमने एक तो सुबह से अपने आप को एक टारगेट नहीं दिया। लाइक हम अगर मॉर्निंग में उठ के ही अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें कि आज के दिन में हमें ये करके सोना है, तो हमारा माइंड एक फोकस चलेगा दिन भर। हमने माइंड को एक टारगेट दे दिया है, तो सुबह से हमने अपने दिमाग को फोकस कर दिया है। पहला पॉइंट ये है जो हम इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, हमें काफी बार लगता है हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम इतने घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। आप उन एक्चुअल में उस आवर्स में आप इफेक्टिवली कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो। तो काफी बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वही चीज क्लास में समझी थी, क्लास में पढ़ के आए थे, अब उसी चीज को दोबारा किसी किताब से पढ़ रहे हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप क्वेश्चन करें, और इंटरेस्ट भी तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मतलब आप पढ़ क्या रहे हो, आपको ये देखना बहुत जरूरी है, रेदर देन आप पढ़ कितने घंटे रहे हो। ओके, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इट्स बेटर कि वो अपना टाइम मैनेज करके चलें, और जो पढ़ रहे हैं क्वालिटी के साथ से पढ़ें। क्योंकि जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बहुत नया क्वेश्चन था, हमें टीचर ने नहीं कराया था, हमने खुद से किया, तो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगा छोटा सा कि अरे यार ये सवाल मैंने खुद से सॉल्व कर दिया, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। माइंड को सुबह से ही फोकस मोड पे लगा देने का बेस्ट तरीका होता है पहले से प्लान कर लीजिए, पूरे दिन को प्लान कर लीजिए। ओके, सो उससे माइंड में क्लटरिंग भी नहीं रहेगी और क्लैरिटी आ जाती है दिमाग को कि मुझे यही काम करना है दिन भर आज। ओके, सो नेक्स्ट मैम एक बड़ा सवाल है
जो हर बच्चे के माइंड में रहता है। अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आता है कि बुक कौन सी पढ़ें, और जैसे कि सब एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, बट एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़े, उसको कैसे, क्योंकि उसमें तो रिएक्शंस दी हुई हैं, उसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। सो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है कि क्या एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है या फिर हमें एडवांस बुक्स भी पढ़नी चाहिए? बेस तो एनसीईआरटी देती है हमें, फाउंडेशन पूरे एग्जाम का एनसीईआरटी है। ये जो एग्जामिनेशन इन नीट का, ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी फोकस्ड एग्जाम है। तो वो हमारा एक बेस बना देती है, फाउंडेशन बना देती है, लेकिन प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इट इज लाइक कि एनसीईआरटी आपकी थ्योरी क्लियर कर देगी, बट इन प्रैक्टिस आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सवालों पे, तो हमें उसका प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इट मीन्स एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट नहीं है। हाँ, मतलब हम खाली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज पूरी क्लियर कर देगी कि ओके ये लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ड्राइविंग सीखना है, तो थियोरेटिकली हमने ड्राइविंग की पूरी थ्योरी समझ ली कि ठीक है ये एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, हम ऐसे ऐसे गाड़ी चलानी है। हमने 10 वीडियोस भी देख ली, बट उससे हमें गाड़ी चलानी नहीं आ जाएगी ना, जब तक हम एक्चुअल में उतर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी आपका बेस है, आपका फाउंडेशन, आपको पूरी नॉलेज देगी, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मतलब ये फाउंडेशन जो है इसको सेट करने के लिए आप बच्चों को क्या ट्रिक्स बताओगे कि केमिस्ट्री को कैसे एनसीईआरटी को वो डिकोड करें? तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री में तो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है बच्चों के लिए, तो मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ कि चैप्टर पहले आप क्लास में समझिए, टीचर से एक्सप्लेनेशन पूरी समझिए, अपने नोट्स को एक बार रीड करिए, फिर जाइए एनसीईआरटी पे। अगर वो पहली बार में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लाइन समझ नहीं आएंगी, और आपको किस पे फोकस करना आपको वो भी समझ नहीं आएगा, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए यहीं पर एक जरूरत आती है टीचर की, यहीं पर एक मेंटर की जरूरत आती है, गाइड की जरूरत आती है कि बुक में आपको कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मीनिंग क्या है, जो वो लाइनें लिखी हुई है उनका मीनिंग आपको क्लास में टीचर समझाता है। उसके बाद जाके जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो देन इट्स इजी फॉर यू, क्लियर हो जाता है। ओके फाइन। तो ये तो मैम बच्चों की कंसर्न थे जो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूछे हैं। अगर बच्चों को कोई और कंसर्न है तो वी आर वेलकम टू हेल्प, तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो, पेरेंटल कंसर्न्स। बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी एक काइंड ऑफ साइलेंट बैटल जो होती है वो लड़ रहे होते हैं। उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि बच्चे को हमने अगर कहीं कोचिंग वगैरह में डाल रखा है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, या फिर उनको भी पीछे जो उनके सोसाइटी है उनको प्रूफ करना होता है कि हमारा बच्चा देखो डॉक्टर बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है। सो मतलब उनके ऊपर वो वाला प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो प्रेशर आगे बच्चों के ऊपर जाता है। तो अब हम इस सीरियस कंसर्न की तरफ बढ़ते हैं। सो जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर ये अच्छे से कम्युनिकेट ना हो तो इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी चीजें पेरेंट्स बच्चे को ब्लेम कर देते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम मार्क्स नहीं ला पाए, या फिर ये हो जाता है कि बच्चे को काफी नैग करने लग जाते हैं पेरेंट्स। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं, बट उनको नैग करते रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। नेक्स्ट ये रहता है या तो वो क्या करते हैं पेरेंट्स की उनको खुद समझ में नहीं आता है तो वो बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनके टॉपर्स हो गए क्लास के, या फिर उनके पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चे जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि कुछ पेरेंट्स तो पीट भी देते हैं बच्चों को, जो बहुत सैडनिंग है। और इस प्रेशर के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, विच इज रियली वेरी सीरियस कंसर्न। सो ये हम कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के, उसके बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, राइट? तो फर्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बच्चों से काफी हाई एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं और अगर हमने तुम्हें एक अच्छी कोचिंग में डाला हुआ है तो ये होना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। तो
इस चीज से स्टूडेंट्स के ऊपर तो ओके ठीक है, हमने उनके कंसर्न की बात कर ली कि वो स्ट्रेस में जाएंगे ही जाएंगे, बट इस चीज को पेरेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए सो दैट कि वो उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उनको प्रेशराइज करें? तो आई थिंक सबसे पहले तो एग्जाम का मैथमेटिक्स ही ऐसा है कि सब पास नहीं हो सकते। 25 lakhs, 24 lakhs, 22 lakhs बच्चा अपीयर हो रहा है, बट गवर्नमेंट सीट्स मिल रही हैं टॉप 1 लाख, हम कह देते हैं 1 लाख से कम ही है, चलो हम मोटा मोटा 1 लाख मान लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी मेंटली एटलीस्ट, ये तो सच्चाई है और जिसको हम बदल ही नहीं सकते, यही ट्रूथ है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको मेंटली। तो एक्सेप्टेंस मोड में रहना ही चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ठीक है, हमारा बच्चा कोचिंग जा रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, बट हाँ वो एक परसेंटेज है फिक्स मैथमेटिक्स है इस एग्जाम की कि इतने ही % बच्चों को सीट मिलेगी, तो उस % में हमारा बच्चा भी हो सकता है, यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। दूसरा बात ये होती है कि हम केवल मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, और मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका होता है कि कभी बच्चा डाउन फील कर रहा है तो किसी ऐसे पर्सन से मिलवा देना जो जिसको वो एज अ रोल मॉडल देखता है। लाइक अगर उसे डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली स्टूडेंट इज लुकिंग टुवर्ड्स सम डॉक्टर, जो उनके फैमिली में हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, नेबर में हो सकता है, कहीं पर। तो एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन ऑल्सो कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट सम टाइम। ऐसा मैंने खुद रियलाइज किया है काफी बार कि बच्चे बहुत लो फील कर रहे हैं और अचानक से एक होता है ना कि एक मोटिवेशनल सेमिनार रखवा दिया किसी डॉक्टर का, जिस प्रोफेशन में जाने का एम कर रहे हैं, वहां से कोई आया, कुछ उनको अपनी जर्नी के बारे में बताया और सडनली बच्चे पंप हो जाते हैं, एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी यही कोशिश करनी चाहिए रेदर देन कि उनको प्रेशराइज करना कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ये वाले तरीके काम नहीं करते हैं। जब तक बच्चे में एक मोटिवेशन नहीं आएगा वो काम नहीं करेगा, कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा। और मोटिवेशन आता है किसी को देख के, किसी की जर्नी को समझ के, किसी से इंस्पायर हो। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी पर्सन से बात करा दें, या फिर हम आके लाइक टीचर से बोले कि एक बार स्टूडेंट से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके मे बी कुछ उसकी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो शेयर नहीं कर रहा है और हम उसे समझने की कोशिश करें। बट अल्टीमेटली हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा कि सबको सीट नहीं मिलती है। एक ऐसा मैच है जिसे दोनों टीम्स नहीं जीत सकती। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेरेंट्स को मतलब होनी चाहिए, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके बच्चे उनके साथ होनी चाहिए कि इट्स ओके, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरेंट्स जो हैं उनका काफी कंसर्न रहता है, जैसे कि हम तो बच्चे को रोज देखते हैं कि वो काफी टाइम तक पढ़ता रहता है, हम जब भी उसके रूम में जाते हैं वो पढ़ ही रहा होता है, बट जब उसके हम स्कोर्स देखते हैं तो वो उतने मतलब हमें अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब उसके स्कोर कम क्यों आ रहे हैं। कई बार तो ऐसे भी होता है अगर बच्चा 720 में से अगर वो 710 भी लेकर आया है तो भी पेरेंट्स उसमें वो हो जाते हैं कि नहीं ये 720 क्यों नहीं लेकर आया। तो ऐसे मतलब आप पेरेंट्स को क्या बोलोगे, जब इस टाइप के प्रेशर को आप कैसे मतलब पेरेंट्स को टैकल करना चाहिए? मुझे लगता है स्कोर्स मैटर नहीं करते हैं, सीट मैटर करती है हमारे लिए, रैंक मैटर करती है। जैसे स्कोर्स तो बहुत वेरी होते रहते हैं, लाइक पिछले 3-4 साल से 720 आ रहे थे कंटिन्यूअसली और इस साल 683 मैक्सिमम है और 500 नंबर पे सीट मिली है। तो स्कोर उतना मैटर नहीं करता। आप ऑल इंडिया रैंक्स देख लीजिए जहां भी बच्चा पढ़ रहा है कि किस रैंक में आ रहा है, बट स्कोर पे प्रेशराइज करना आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। और अगर काफी बार ये लगता है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है और नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही खराब नंबर आ रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। तो बच्चा शायद सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ रहा, उसको शायद सही गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है किस आवर में। हो सकता है वो वही कर रहा है कि वही चीज क्लास में समझी, वही चीज दूसरी किताब से समझी, फिर एक वीडियो से और समझ लिया, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। करना था उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट वो थ्योरी अटक के पूरा दिन अपना निकाल दे रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है स्कोर कम आने का। तो पेरेंट्स को इट्स बेटर कि उस टाइम पे वो ये फाइंड आउट करे कि बच्चा इतने आवर्स जो लगा रहा है वो पढ़ क्या रहा है, क्या पढ़ रहा है। सो इट्स बेटर कि वो कम्युनिकेट करे टीचर के साथ एंड अपने बच्चे के साथ। दैट कैन बी अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो एक कंसर्न होता है कि हम तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं इसकी परवरिश में। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो इसको सारी फ्रीडम दे रखी है और ये अपनी मर्जी से मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बने, बट पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ तो बने,
कई बार ऐसे होता है कि जैसे देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, ना पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को क्या बनाना है, ना बच्चे को पता है कि उसे क्या बनना है। तो इस सिचुएशन में वो कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। जैसे अगर उन्होंने ऐसे देख लिया पड़ोस में कोई बच्चा, अच्छा ये कोचिंग कर रहा है, ये डॉक्टर बनने वाला है, तो चलो हमें समझ नहीं आ रहा, चलो तुम भी डॉक्टर ही बन जाओ। तो इस सिचुएशन में मतलब पेरेंट्स को क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन लेना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम बुक्स तो बहुत अवेलेबल है, बट हमारे पास पेरेंट हैंडबुक की बहुत कमी है कि हमें पेरेंट्स के लिए हमें एक हैंडबुक बनानी चाहिए कि अच्छा दिस इज योर स्ट्रीम और इसमें ये करियर ऑप्शंस है। वो पता ही नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, अवेयर ही नहीं है। हमने जो साइड में देखा कि ठीक है नेबर का बच्चा ये कर रहा है, हम उसी चीज से अवेयर हो गए। तो अवेयरनेस आती है देखकर लोगों को, या कहीं से पता चलता है, हम पढ़ते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, या हमारे पास कोई मॉड्यूल है इसका बना हुआ, हमारे पास कोई किताब है इसकी प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि वो एक हैंडबुक ऐसी जरूर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और करियर चॉइसेस पता होनी चाहिए। और अब तो रिसोर्सेज इतने ज्यादा वास्ट हैं कि वो किसी के साथ भी मतलब वो कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। अगर मैं अपना फॉर एग्जाम्पल अपना थोड़ा सा बताऊं, तो जब मैं 12th के बाद डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या करना है, मतलब मैं डिसाइड भी नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट ये पता चला कि उस टाइम पे जो बायोटेक है बूस्ट पे है, तो सबने कहा बायोटेक कर लो। किसी ने ये नहीं बताया कि आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट उतना फास्ट नहीं था, नहीं थी उतने रिसोर्सेज ज्यादा। अब रिसोर्सेज इतने हैं, आई थिंक पेरेंट्स को अगर कोई भी कंसर्न है तो उनको डायरेक्टली बात करनी चाहिए, ना कि देखा देखी में कुछ डिसीजन ले लिया। मुझे लगता है स्कूल्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। स्कूल्स करियर काउंसलिंग्स करवा सकते हैं बच्चों की, बहुत ज्यादा यंगर एज से करा सकते हैं, 9 से 10 से वो मिलवा सकते हैं बच्चों को। दे कैन इनवाइट प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स सो दैट वो अपनी जर्नी के बारे में बता पाए, अपने प्रोफेशन के बारे में बता पाए बच्चों को। वहीं से तो बच्चे इंस्पायर होंगे अल्टीमेटली, और वहीं से मोटिवेट होंगे और अपने लिए उन्हें क्या अच्छा लगता है सेलेक्ट कर पाएंगे। ये चीज अभी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम बता नहीं पाते हैं। हमें बस इतना पता है मैथ्स ले लिया तो इंजीनियरिंग, बायो ले लिया तो डॉक्टर बनना है, कॉमर्स ले लिया तो सीए बनना है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब बच्चों को और पेरेंट्स को मतलब उनको पता होना चाहिए, और वो पहले ही इस चीज को समझ के रख लें कि अगर हमारा बच्चा 12th में है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रीम्स पॉसिबल है, वो क्या क्या चूज कर सकता है। ओके, तो जो लास्ट हमारा सवाल है मैम, मतलब वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें ये है कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमारा बच्चा जब स्कूल में सेम चीज पढ़ रहा है, 11th 12th उसने स्कूल में पढ़ी हुई है, तो वो कोचिंग या ट्यूशन क्यों ले, क्यों मतलब वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पैसे लगाए, क्योंकि सिलेबस सेम है और टीचर्स गवर्नमेंट के ज्यादा बेटर होते हैं, मतलब कई बार कंपैरिजन चल जाता है। देन व्हाई कोचिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट नाउडेज? ओके, तो सिलेबस सेम है बट एग्जाम अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल भी सेम नहीं है। स्कूल्स में हम जो पढ़ रहे हैं हमारा एक फाउंडेशन बन रहा है, बेस बन रहा है, बट उससे जो कंपटीशन एग्जाम में विद इन द गिवन टाइम, जो कि नीट एग्जाम में 1 ही मिनट है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। ओके, तो जब तक हम उसी पर्टिकुलर फ्रेम में, उसी पर्टिकुलर तरीके के साथ वो स्ट्रैटेजीज नहीं समझेंगे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्कूल में हमने पढ़ा है, हमने सेम थ्योरी पढ़ी है, हमने सेम फाउंडेशन तैयार कर लिया है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट 1 मिनट में नहीं कर पाएंगे। मे भी 10 मिनट में लगा दे हम उसे, हम सोचे कि हमने ये थ्योरी पढ़ी थी, हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो डेली की एक प्रैक्टिस बनती है, आप सोचो ना कि आपको कोई काम जस्ट 1 मिनट में करना है, तो आप अगर उस काम को पहली बार कर रहे होगे तो आप नहीं कर पाओगे, काफी टाइम लगेगा। आपको वो 1 मिनट में एक्यूरेसी के साथ वो काम तभी होगा जब आप उस काम को बहुत बार कर चुके हो, राइट? बहुत बार कर चुके हो, आप उसमें इतने फ्रिक्वेंट हो चुके हो कि अब आपको दे दो कोई भी सवाल आप कर दोगे 1 मिनट में। तो बस कोचिंग का रोल यहीं पर रहता है, बच्चों की प्रैक्टिस करवाना, उस अप्रोच को सिखाना कि ये पर्टिकुलर एग्जाम कैसे डील किया जाता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपका एक टारगेट है तो उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम फोकस्ड स्टडी। ओके, सो एक क्वेश्चन इसमें से उठता है, क्या कोचिंग में जाने के बाद बच्चे का जो
एक नीट में सिलेक्शन है वो श्योर है? इसका मैंने अभी जवाब भी दिया था कि ये तो ट्रुथ है, ये तो फैक्ट है जिसको कोई नहीं बदल सकता, ना कोचिंग बदल सकते हैं, ना टीचर्स बदल सकते हैं, ना पेरेंट्स बदल सकते हैं, ना स्टूडेंट बदल सकता है कि 24-25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें से 12 लाख मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो श्योर सक्सेस तो जैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं है। एक हम कोशिश करते हैं, हम 100% एफर्ट्स देते हैं, टीचर्स भी अपने 100% एफर्ट्स देते हैं, बच्चा भी अपना 100% एफर्ट्स देता है, तो गिव इट अ ट्राई देने वाली बात है कि हाँ हम इंक्लाइंड है इस डायरेक्शन में, हमारा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो हम अपना एक बेस्ट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। और 100% सक्सेस की गारंटी तो वहां होती है ना जहाँ 24 लाख में से 24 लाख को सीट मिल रही है, तब वी कैन प्राउडली से कि हाँ 100% सक्सेस की गारंटी है। बट अभी हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, तो वी नो द कंडीशंस कि लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स बहुत कम है, तो हमें तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ओके, तो इट्स लाइक कि आपको चैलेंज ज्यादा है, सीट्स कम है, तो उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो हार्ड करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अपना जर्नी जो होता है आपका प्रिपरेशन का, आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप क्वेश्चंस को अप्रोच करने के साथ साथ अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है फ्यूचर में जाके वो भी सीखते हो। आप ओवरऑल एक लाइफ का अप्रोच सीख रहे होते हो, आपके नए दोस्त बनते हैं, आप बहुत कम्युनिकेट करते हो, आप इंटरैक्ट करते हो टीचर्स से, अपने सर्कल से, आप मे बी ग्रुप डिस्कशंस करते हो, आप फाइट्स करना सीखते हो फॉर अ क्वेश्चन कि नहीं मेरा तरीका सही है, या अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हो या आपके दोस्त का तरीका सही है, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो। तो टेक इट एज अ जर्नी, और हर जर्नी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। फेलियर कभी कुछ नहीं होता, फेलियर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। उस जर्नी से भी आपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर सीखा होगा जो लाइफ में आप कहीं ना कहीं यूज करोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हमारा आज का जो ये एपिसोड है उसको कंक्लूड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के कुछ भी कंसर्न हैं जो हम इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो भी हमारे एक्सपर्ट आएंगे वो आपको उन कमेंट्स का प्रॉपर सोल्यूशन बताएंगे, आपके जो कंसर्न्स होंगे उनके बारे में प्रॉपरली गाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल।